ये ले लिए हैं पेपर ताकि हमको बार बार देखेंगे तो इससे आंख पे जोर पड़ता है। आप देखते होंगे ना कितने करीब पे हम यहाँ पे। तो ये इसमें कौन सा सबसे महत्वपूर्ण था? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो सिंधु नदी के किनारे थी। अब सिंधु नदी के अगल बगल में जितनी सभ्यताएं थी उसमें कृषि बहुत महत्वपूर्ण था। कृषि के साथ साथ लेकिन इसमें देखिए महत्वपूर्ण रचना, तो कृषि उनकी रचना थोड़ी थी, कृषि उनका उद्योग था, उसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे। तो देखिए नटराज की मूर्ति दक्षिण भारत की थी, ये है नहीं। महात्मा बुद्ध उस समय थे नहीं, उस समय शंकर जी की पूजा होती थी पशुपति। कैसे पता शंकर जी की पूजा होती थी? वो तो आद्य ऐतिहासिक काल था, ऐसा काल जिसमें कोई लिखित स्रोत है लेकिन उसे कोई पढ़ा ही नहीं है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। तो जब कोई पढ़ा ही नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो चीज क्या थी, मतलब महात्मा बुद्ध की थी? आप नहीं ना कह सकते हैं। तो वहां पर कैसे पता चला? तो वहां एक मूर्ति है, उस देखा गया कि एक व्यक्ति योग के आसन में, उसके अगल बगल में बैल, सांड, सांप, बिच्छू। तो ऐसा कौन भगवान थे? सांड वगैरह के प्रतिनिधि करने वाले कौन भगवान है? तो भगवान शंकर। इन्हीं का तो पूरा डिपार्टमेंट है, सांड, बैल, बिच्छी, ये सब सारा डिपार्टमेंट किसका है? शंकर जी का डिपार्टमेंट है। तो इसीलिए पता चला कि भैया उस समय शंकर जी की पूजा होती थी। तो इसमें कौन, ये तो होगा नहीं, नरसिंह की भी नहीं होती थी, किसकी होगी? नर्तकी की। और ये नर्तकी किसकी थी? कांसा की थी। किसकी थी? कांसा की थी। अब याद रखिएगा दुनिया में सबसे पहले खोजा जाने वाला तत्व कौन सा था? कौन सा धातु खोजा गया था? कांसा? गलत है, सबसे पहला खोजा गया था तांबा। सबसे पहला तांबा। जब आदि मानव ने ही सबसे पहले किसको खोज लिया था? तांबे को खोज लिया था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो पहले का कौन सा हो जाएगा? बी, फर्स्ट का बी। सेकंड नंबर देखिए सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर, पत्तन को कहते हैं बंदरगाह। पत्तन को क्या कहते हैं? बंदरगाह। तो बंदरगाह सब सिंधु सभ्यता में कहां पर था? तो सिंधु सभ्यता जो थी, देखिए सिंधु सभ्यता की सबसे पहली जानकारी किसने दिया था? जानकारी देना मतलब मैसेज देना, तो याद रखेंगे चार्ल्स मैसन। जानकारी देने का काम किसने किया था? चार्ल्स मैसन ने किया था, चार्ल्स मैसन। लेकिन इसका जो सर्वे किया था उन्होंने कनिंघम ने किया था, जेम्स कनिंघम, जेम्स कनिंघम ने। और जॉन मार्शल, जो मार्शल थे, जॉन मार्शल, ये मार्शल साहब ने इसका नाम दिया था सिंधु सभ्यता। अब जॉन मार्शल खुद तो खुदाई करेंगे नहीं, वो भारत के एक ठेकेदार को लिए थे, उस ठेकेदार का नाम था आपका दयानंद साहनी। तो उसके नेतृत्व में 1921 में इसकी खुदाई हुई थी। खुदाई होते होते एक ऐसा जगह मिला जहां पे लगा कि नहीं ये जहाजों को रखने के लिए एक बंदरगाह बनाया गया, सी पोर्ट। वो जगह था लोथल। लोथल में क्वेश्चन एक पूछेगा कि लोथल किस नदी के किनारे था, तो आप इसका भी जवाब देंगे कि लोथल किस नदी के किनारे था। आप लोगों को पता होगा लोथल किस नदी के किनारे था? लोथल भोगवा नदी के किनारे था। लोथल भोगवा नदी के किनारे था। वेरी गुड। आगे देखते हैं हम लोग। दयाराम साहनी, वेरी गुड, भोगवा नदी के किनारे था। लाइव रुका हुआ है। भोगवा नदी के किनारे था। समझ में आ गया? वेरी गुड, चलिए अच्छा है। मोहनजोदड़ो, एक चीज याद रखिएगा, जिस चीज के लास्ट में दड़ो लगा रहेगा वो पाकिस्तान में चला जाएगा। दड़ो लगा है पाकिस्तान में और सिंधु सभ्यता में, इसमें दो चीजें हैं, देखिए ध्यान से। मोहनजोदड़ो दड़ो लगा है, चनहुदड़ो ये भी दड़ो लगा है। ये दोनों कहाँ है? पाकिस्तान में और सिंधु नदी के किनारे है। तो मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो ये दोनों के दोनों सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और सिंधु नदी के किनारे दोनों में खासियत क्या है? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी खासियत, यहाँ स्विमिंग पूल मिला है, बहुत ही बड़ा स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल को हिंदी में कहते हैं स्नानागार। तो स्नानागार कहाँ मिला है? आपका मोहनजोदड़ो में। जबकि चनहुदड़ो कहेगा, चनहुदड़ो में क्या मिला है? तो चनहुदड़ो से दो क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा। जितने भी मेकअप की सामग्री है, लिपस्टिक, ठोड़ रंगने वाला, काजल, कंघी, शीशा, ये सब टिकुली उकुली, वो सब कहाँ मिला है? चनहुदड़ो में मिला है। कहाँ मिला है? चनहुदड़ो में मिला है। और इसके अलावे सिंधु सभ्यता के जितने भी शहर थे उस शहर के चारों ओर बाउंड्री बनाई गई थी, दीवार बनाई गई थी। जिस दीवार की ऊंचाई बहुत मोटी होने की वजह से उस दीवार को हम लोगों ने दुर्ग कहा था। याद रखिएगा इस सारी चीजों को, दुर्ग। हालांकि ये सारी चीजें आपको पढ़ाए हुए हैं फाउंडेशन में, तो अब इससे क्या होता है, थोड़ा रिवाइज होते रहता है तेजी से। तो सिंधु सभ्यता के जितने शहर थे उन सब शहर के चारों ओर क्या थे? दुर्ग बने थे। लेकिन एकमात्र शहर चनहुदड़ो था जिसके
इसके चारों ओर कोई भी बाउंड्री नहीं थी, यानी इसके चारों ओर किसी भी प्रकार का दुर्ग नहीं था। इसलिए क्वेश्चन आपसे अजीब सा पूछता है, कहेगा कौन सा शहर है जो दुर्ग रहित है। तो सिंधु सभ्यता का कौन सा शहर दुर्ग रहित है? तो चनहुदड़ो दुर्ग रहित है। यह एक औद्योगिक शहर था जिसमें मेकअप की सामग्री ज्यादा मिली थी। तो इसमें होना चाहिए लोथल। चनहुदड़ो में भी दड़ो लगा है पाकिस्तान में। जुरिद जोदड़ो कहाँ था? क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी में कि इनमें से कौन सा शहर मतलब भारत में नहीं है। तो उसमें कई था, जिसमें एक था जुरिद जोदड़ो। तो जुरिद जोदड़ो जिसमें दड़ो लगा रहेगा वो सब कहाँ रहेगा? सब का सब पाकिस्तान में रहेगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? जिसमें भी दड़ो लगा रहेगा सब का सब पाकिस्तान में। लोथल हो गया। कालीबंगा, तो भाई कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में है। इसे राजस्थान में इसमें क्या कहते हैं? काली चूड़ी। राजस्थान में इसको इसका अर्थ क्या होता है? काली चूड़ी। कालीबंगा में, अब याद रखिएगा कालीबंगा से, ये घग्घर नदी के किनारे थी कालीबंगा। और कालीबंगा में नक्काशीदार ईंट मिली है और यहाँ दिखाया गया एक ईंट है जिस पर बिल्ली का पैर है और उसके पीछे चूहा कुत्ते का पैर है। इसका मतलब ये लगता है कि बिल्ली का पीछा कर रही है कुत्ता। तो ये कालीबंगा आपका राजस्थान में। रोपड़ वगैरह भी है। रोपड़ इसमें युगल समाधान मिला है लाशों को एक साथ जलाने के लिए। तो ये हो गया आपका चनहुदड़ो। इसमें आंसर कौन सा होगा? लोथल हो जाएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? आपको कोई दिक्कत है इसमें? अब इसके बाद बताइए, सिंधु अर्थव्यवस्था यानी सिंधु यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो मेन इकोनॉमी थी, सिंधु सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था थी, ये किस पर आधारित थी? फटाफट बताएंगे। कितना नंबर क्वेश्चन है ये? आपका 3 नंबर क्वेश्चन है। आगे इसको उठा दें, आंसर देंगे लोग। किस पर आधारित थी सिंधु अर्थव्यवस्था? किस पर आधारित थी? कृषि पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? कृषि पर। व्यापार, हाँ देखिए व्यापार उनका था लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी जो थी वो मेनली कृषि पर थी। क्योंकि व्यापार में भी वो लोग क्या करते थे? व्यापार ही करते थे। किस चीज का? कृषि उत्पादों का व्यापार करते थे। इनका मेन व्यापार कहाँ से था? रोम से था। इसी को कहेंगे फारस। फारस रोम और फारस से था। मतलब वो बहुत दूर थे, फारस वगैरह के एरिया से इनका था। चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन ये नहीं थे। बढ़ईगिरी याद रखेंगे, देखिए ध्यान से फटाफट, ये क्वेश्चन एक बड़ा महत्वपूर्ण पूछा था। बढ़ईगिरी भारत में सबसे बेहतरीन कब था? तो बढ़ई का काम सबसे बेहतरीन चलता था मौर्य काल में। याद रखेंगे आप लोग को, बहुत लोग को आज ये नहीं मिला होगा हार्ड कॉपी। कोई दिक्कत नहीं, आप इसको याद रख लेंगे। हार्ड कॉपी निकलवा लेंगे, दुकान पे जाएंगे फोटोकॉपी करके दे देगा और उसमें आप लोग को ये तो आपको बैकअप में भी क्लास मिलते रहेंगे। तो जो बढ़ईगिरी थी वो मौर्य काल में थी। और हकीकत में जो सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था वो हाथियों के लिए नहीं किया था। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर भले हाथियों के लिए किया था, लेकिन सिकंदर ने जो किया था भारत पर हमला वो बढ़ई, कुशल बढ़ई के लिए किया था। उस समय के कारपेंटर के लिए। बढ़ईगिरी लिखा, ठीक लिखा नहीं? बढ़ई। तो ये याद रखेंगे, बढ़ई किसके समय था? मौर्य काल में था। आगे बढ़े। व्यापार, गुप्त काल में व्यापार बहुत ही ज्यादा हुआ करते थे। आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है कि वैदिक लोग द्वारा किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो आप समझिए, 3 तरह का इतिहास होता है। फर्स्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक जिसके समय पाषाण काल थे। तो उस समय सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहले खोजा गया था तांबा। पाषाण काल के बाद आया सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता में खोजा गया कांसा। सिंधु सभ्यता के बाद आया वैदिक काल जिसमें खोजा गया लोहा। और लोहा की खोज के बाद खेती में अजीब सी चेंजिंग आने लगी। जैसे लोहा का खोज होने लगा तो लोहा बड़ा मतलब मजबूत भी होता है, टिकाऊ भी होता है, आराम से इसे मोड़ भी सकते हैं। तांबा और कांसा उतना टिकाऊ नहीं होते जितना लोहा होता है। आप भी देखते होंगे लोहा का बहुत यूज होता है। तो जैसे ही लोहे की खोज हो गई, खेती के दुनिया में बहुत सारे चेंजिंग देखने को मिलने लगे। तो लोग जो गांव में रहते थे अब वो गांव से उठकर एक शहर में बसने लगे। तो जो जन थे, जन मतलब लोग, जन के लोग एक खास जगह जाने लगे लोग जहां लोहे की सामानें ज्यादा मिलती थी, दुकानें ज्यादा थी। तो जनता का पैर उठकर एक खास जगह जाने लगा जिसे कहा गया जनपद। और जनपद जब बहुत बड़ा हो गया तो उसे कहा गया महाजनपद। तो यहां याद रखिएगा, दुनिया की पहली धातु जो खोजी गई थी वो थी तांबा। दुनिया की पहली धातु खोजी गई क्या थी? तांबा। और उसके बाद सिंधु सभ्यता में कांसा। लेकिन क्वेश्चन क्या है? वैदिक सभ्यता है ना, तो वैदिक सभ्यता में लोहा। अब याद रखिए, वैदिक सभ्यता से 2-3 क्वेश्चन। वैदिक सभ्यता में इसका नाम वैदिक इसलिए पड़ा क्योंकि इसी समय संस्कृत भाषा में वेदों की रचना हो रही थी।
और भारत से नहीं बल्कि मध्य एशिया से आर्य जाति के लोग भारत में आए, वो संस्कृत बोलते थे। वैदिक काल में सबसे पहले किस चीज की खोज हुई भैया? लोहा की। और उत्तर प्रदेश के अतिरंजी खेरी से। खोज कहाँ से हुआ था? अतिरंजी खेरी से। चांदी वगैरह, चांदी का प्रचलन जो चालू हुआ था गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। सोना का प्रचलन, सिक्के वगैरह, सोने के सिक्के का प्रचलन यूनानी ने किया था, यूनानियों ने। और तांबा का खोज तो आपको बता दिए थे, सिंधु सभ्यता में हुआ था, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। तो इसमें कौन सा हो जाएगा भाई? लोहा। वैदिक काल में सबसे मुख्य व्यवसाय गाय थी। जिस तरह से सिंधु सभ्यता में कृषि थी, वैदिक सभ्यता में क्या था? गाय था। अगर किसी की गाय गायब हो जाती थी ना, तो ये राजा का कर्तव्य था उस गाय को खोजे। और अगर कोई दूसरे देश का राजा उस गाय को रख लिया है ना, तो यहाँ का राजा उस गाय के लिए युद्ध कर देता था। और ऐसे युद्ध को गविष्टि के नाम से जाना जाता था। क्या कहा जाता था? गविष्टि, यानी गाय के लिए लड़ा गया युद्ध, गविष्टि के नाम से जाना जाता था। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? 4 नंबर में क्या होगा? लोहा होगा। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं ना? आवाज सही नहीं आ रहा है? दिखाई नहीं दे रहा बाबू? अच्छा ठीक है, ठीक है, हम बड़ा कर देते हैं, दिखाई नहीं दे रहा। तो आप इसका एक काम कीजिएगा, आज भले आपको नहीं दिख रहा हो, कल इसको लेके बैठिएगा, क्योंकि हम आप एक ही बार में डाल दिए हैं पूरा 200 क्वेश्चन का। ठीक है, कमेंट बड़ा तेजी से कर रहे हैं। सी सी सी, चलिए सही हो गया भाई। आगे बढ़े, इंग्लिश टर्म को देखिए, अब आगे देखते हैं हम लोग, इसके बड़ा कर देते हैं। कह रहा है कि किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेग त्रयी कहा जाता है? अब वेग त्रयी किसको कहेंगे भाई? देखिए अब ध्यान से, वेग त्रयी 4 नंबर क्वेश्चन है ना। अब बड़ा हो गया, किन 4 वेदों, नहीं वैदिक काल के लोग तो हो गया, किसकी खोज? लोहा की खोज की थी। अब यहां पर ये 5 नंबर देखिए, कह रहा है कि किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेग त्रयी कहा गया? अब वेग त्रयी किसको कहा गया? तो वेग त्रयी उसे कहते हैं जो बहुत पुराना वेद है। पुराने वेद को वेग त्रयी कहते हैं। इसमें 3 वेद आते हैं आपका, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद नहीं आएगा, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद नहीं आएगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये वाला हो जाएगा। अथर्ववेद नहीं आता है। देखिए, वेग त्रयी का मतलब होता है पुराना वेद, जिसे देवताओं ने लिखा, मानव ने नहीं लिखा, देवताओं की वाणी कहा गया वेदों को। अब इस वेद में अथर्ववेद को नहीं रखा गया, क्योंकि अथर्ववेद की रचना वैदिक काल के खत्म होने के बाद हुई थी, यानी वैदिक काल बीत गया और उत्तर वैदिक काल, पोस्ट वैदिक पीरियड में किसका निर्माण हुआ था? अथर्ववेद की रचना हुई थी। अथर्ववेद की रचना पोस्ट वैदिक काल में किया गया था। समझ में गया? इसलिए वेद त्रयी में इसे नहीं रखते। वेद त्रयी में प्राचीन वेदों को रखते हैं, जिसमें से ऋग्वेद आता है, सामवेद आता है, यजुर्वेद आता है। समझ में आ गया? अब इससे कुछ क्वेश्चन देखिए। सबसे पुराना वेद कौन है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद के हिसाब से जाति का निर्धारण आपके काम के हिसाब से किया जाता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप अथर्ववेद की ओर आएंगे, तब क्या हो गया कि भाई आप पंडित जी के घर में जन्म लिए हैं तो पंडित हो गए, राजपूत के घर में लिए हैं तो राजपूत हो गए। लेकिन ऋग्वेद के समय कहा गया था जो शिक्षा देगा वह ब्राह्मण होगा। उस हिसाब से ऋग्वेद के हिसाब से हम ब्राह्मण हैं। जो दूसरों की रक्षा करेगा वो क्षत्रिय हो जाएगा, जो दूसरे के घर में काम करेगा वो शूद्र हो जाएगा, यानी सेवा करने वाला काम शूद्र हो जाएगा। आपको पता है, अगर ऋग्वेद के हिसाब से देखेंगे तो हर नौकरी करने वाला व्यक्ति शूद्र है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि नौकरी करने वाला दूसरे के घर पे वो क्या है? शूद्र है। और इसी में कहा गया है कि अपना बिजनेस करने वाला, व्यवसाय करने वाला वैश्य कहलाएगा। तो जबकि आप अथर्ववेद में जब जाएंगे तो वंश के आधार पर हो गया था। ये समझ में आ रहा है आप लोग को? तो वेग त्रयी किसे कहते हैं? बहुत ही पुराना वेद, एक्सेस जो पुराना वेद हो जाते हैं। सामवेद में देखिए, स से साम होता है, स से संगीत। तो संगीत की चर्चा किस वेद में है? सामवेद में किया गया है संगीत की चर्चा। इसमें गायन शैली में सा रे गा मा प ध नी, ये जो है ना संगीत के साथ, ये किस में है? सामवेद में है। यजुर्वेद में ध्यान से देखिएगा, य से यजुर्, य से युद्ध, य से ही क्या होता है? यज्ञ। तो युद्ध, यज्ञ इत्यादि की चर्चा किस वेद में है? यजुर्वेद में है। युद्ध हो गया, यज्ञ हो गया, इस सब की चर्चा यजुर्वेद में किया गया है।
कहेगा कि युद्ध की चर्चा यजुर्वेद में। युद्ध से पहले कहाँ जाते थे लोग? यज्ञ करते थे लोग कि भगवान हम जीत जाए। तो युद्ध और युद्ध की चर्चा, यज्ञ की चर्चा, दोनों की चर्चा किस वेद में है? यजुर्वेद में है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कि इसमें त्रयी में कौन नहीं है? तो अर्थर्ववेद में त्रयी नहीं है। अर्थर्ववेद, अर्थर्ववेद में क्या है? अर्थर्ववेद में है जादू टोना, किसी को अपने वश में कर लेना, ये सब चीजें किसमें है? आपका चिकित्सा वगैरह की चीजें अर्थर्ववेद में है। किसमें है? अर्थर्ववेद में। जादू टोना इत्यादि की चीजें। आप ट्रेन में अक्सर पढ़ते होंगे कि इस नंबर पर कॉल करें बाबा रहमानी, हम आपका प्रेम बिछड़ने नहीं देंगे। समझ में गया? वो क्या करता है? अर्थर्ववेद का 2-4 गो मंत्र पड़ेगा, सब प्रेम बिछड़ने नहीं दे। ये सब फालतू चीज होता है सब। हम एक बार उस पर फोन किए थे, तो हम कहे कि हमको एक ठो से सेटिंग करा दीजिएगा। तो कहा कि करा देंगे। हम पूछा कौन है? तो हम कहे बम्बई रहती है, आलिया भट्ट नाम है। तो कह रहा है हीरोइन हूँ? तो कह रहा हाँ। तो हम फोन कर रहा है कि नहीं हो पाएगा। हम कहे काहे नहीं हो पाएगा? तो कह रहा है कि उतना बड़ा काम नहीं होता है। हम कह रहे बकलोल कहीं का, उतना बड़ा काम नहीं होता। तो गांव के घास कटनी को तो आदमी ऐसे एगो फेस वॉश दे देगा तो खुश हो जाएगी। ऐसा फालतू काम करता है सब। इस सब पे विश्वास नहीं करना चाहिए। अर्थर्ववेद में बोला गया है कि जो पटना की जमीन है वो अछूतों की भूमि है। क्योंकि अर्थर्ववेद में जब कहा गया कि गौतम राहुगढ़ एक बहुत बड़े राजा थे, उनके जो गौतम राहुगढ़ एक बहुत बड़े ऋषि थे, वो अपने मुंह में आग की ज्वाला लेकर मंत्र से उसे जलाए हुए थे। और वो आग की ज्वाला जब तक उनके मुंह में जल रही थी, लोग उनकी बात को मान रहे थे। लेकिन जब वो सोनपुर से आगे बढ़े, हाजीपुर के पास पहुंचे, पटना जाने के लिए वो नदी पार कर रहे थे, बस आग की ज्वाला गिर गई नदी में। और उसका एक ऐसा मंत्र था कि मतलब बुझने के बाद वो दोबारा नहीं जलती। इसलिए उन्होंने श्राप दे दिया कि पटना की भूमि अछूतों की भूमि है, इसलिए कोई भी व्यक्ति पटना का गंगा जल नहीं मांगता है। जबकि आप बनारस के गंगा जल को, हरिद्वार का गंगा जल, इवन इलाहाबाद का गंगा जल, इस सब की बहुत वैल्यू है, लेकिन पटना का कोई गंगा जल नहीं मानता है। इसलिए लोग भागलपुर जाके, भागलपुर के सुल्तानगंज से गंगा जल उठाते हैं और देवघर में बाबा भोलेनाथ पे जल चढ़ाते हैं कांवर के मेला में, सावन में। तो ये अर्थर्ववेद इस तरह में नहीं आता है। ऋग्वेद में आपके गायत्री मंत्र की चर्चा है। गायत्री मंत्र समझ में गया? ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो न प्रचोदयात्। ये जो गायत्री मंत्र है ये किसमें है? ऋग्वेद में किया गया। तो ये समझ में आ गया वेद त्रयी। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर कह रहा है कि वैदिक युग में राजा अपनी जनता को जो कर वसूल करता था, इस कर को क्या कहा जाता था? तो वैदिक काल में लगाए गए कर को हम लोग बलि कहते थे। वैदिक काल में लगाए गए कर को क्या कहा जाता था? बलि। वैदिक काल में जो कर लगाए जाते थे उस कर को बलि कहा जाता था। हो गया? ये हो गया, बलि कहा गया। समझा गया? कर नहीं कहता था। विदथ जो था ना, एक असेंबली थी, सभा थी विदथ। इसमें स्त्री पुरुष सब मिलके एक डिस्कशन करते थे। विदथ। कर तो अभी कहा जाता है, वीरमन नहीं कहा जाता था। ये हो गया बलि। समझा गया? उस समय के टैक्स को क्या कहा गया? बलि कहा गया था टैक्स को। और विदथ क्या था भाई? तो विदथ एक असेंबली थी जिसमें सारे लोग बैठ के किसी खास विषय पर चर्चा करते थे। अगला क्वेश्चन बताएंगे, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? ये तो पता ही, अभी बता दिए। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया भाई? ये थोड़ी बताएंगे आपको। गायत्री मंत्र कहाँ से है? तो बेवकूफ कोई पता है, यजुर्वेद से। यजुर्वेद से है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से। युद्ध की चर्चा यजुर्वेद में, यज्ञ की चर्चा यजुर्वेद में, जादू टोना वशीकरण अर्थर्ववेद में, संगीत की चर्चा सामवेद में किया गया है। अगला क्वेश्चन 2-4, ये 8वां नंबर देखिए। ये तो बहुत ईजी है, ये भी आप बता देंगे। हो गया? कौन है? प्रसिद्ध प्रतीक उत्कृष्ट सत्यमेव जयते लिखा गया है। फटाफट बताएंगे सत्यमेव जयते कहाँ लिखा है? ऑप्शन बस बोलिए, सत्यमेव जयते कहाँ लिखा है? वेरी गुड। डी नंबर मुंडकोपनिषद। डी नंबर मुंडकोपनिषद। आगे बढ़े। देखिए, जिन लोग को कमेंट पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है ना, वो लोग फुल स्क्रीन कर लेंगे तो कमेंट नहीं दिखेगा। क्योंकि आप में से ना, जानते बाबू, एक बात रियलिटी बताते हैं। देखो, आप में से 98% स्टूडेंट जो हैं वो पढ़ने वाले हैं, ये बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं। इसमें से 2% स्टूडेंट पढ़ने नहीं आए हैं। समझ में आ गया?
वो इसलिए आए हैं क्योंकि फीस कम था, बाकियों को वो डिस्टर्ब करेंगे। तो ऐसे 2% जो है सब नहीं, ये सब आप बवासीर है सभी सब, ये सब को ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, बर्बाद कर देगा सही सब। 98% है ये पढ़ने वाले होते हैं, सबका रिजल्ट भी तो नहीं होता है ना। ईमानदारी से पढ़िए बाबू, आज फर्स्ट क्लास है, आपको तकलीफ हो रही होगी, आज फर्स्ट क्लास में ज़्यादा पढ़ाएंगे भी नहीं, ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, समझ में आ गया कि नहीं आएगा। बाकी आप टेंशन नहीं लेंगे, जो टेस्ट सीरीज का बैच रहेगा ये रेगुलर इस तरह से चलते रहेगा। आपको 51, इसमें तो लगभग हम बता रहे हैं आपको 18 से 19 हज़ार लड़कों का एडमिशन केवल 11 रुपये में हुआ था, ठीक है। अभी फ्रंट एंड सर्वर पे कितने लड़के पढ़ रहे हैं, अभी आपको लगभग 5,000 लड़के फ्रंट एंड सर्वर पर हैं, और बैक एंड पर कितने हैं ये आपको दिखाएगा ही नहीं, ठीक है। फ्रंट एंड सर्वर पे वो होते हैं हमारे आने से पहले जितने लोग जुड़ जाते हैं लोग, इसलिए आप इन 2% वालों को ध्यान में मत रखिएगा, वो उल्टा सीधा कमेंट करेंगे, समझ रहे हैं। सुबह वाले बैच में एक टीचर साहब एडमिशन लिए थे, इसमें नक्शा के क्लास में टीचर लोग पढ़ रहे हैं, और उसमें उनको शर्म नहीं लगा, कह रहे हैं कि बच्चों मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करो। यार लड़का क्या सोचेगा, एक आप खुद टीचर हो तो चलो भैया आप टीचर हो, पढ़ ले रहे हो तो दूसरे आईडी से पढ़ लो, या फिर आपके नाम से थोड़ी पता चल रहा है कि आप टीचर हो, लेकिन ये कमेंट कर रहे हैं उसमें कि मेरा सब्जेक्ट पर मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। अब हम बोलेंगे तो आप कहेंगे कि हम टीचर की बुराई कर रहे हैं। कह रहा है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, मिल जाता ना तो 1-2 हाथ दे देते उसको, यार अच्छा पढ़ाओ, लोग खुद ही सब्सक्राइब करेंगे। इसमें क्या होगा बाबू, मुंडकोपनिषद, भागवत गीता जानते हैं बाबू, भागवत गीता कुछ अलग किताब नहीं है। महाभारत का नाम सुने आप लोग, देखिए सारी किताब छोड़िए, महाभारत एक किताब थी जिसका नाम था जय संहिता। जय मतलब होता है जीतने का सिद्धांत, संहिता मतलब नियम कानून, जय मतलब विजयी होना, तो जीतने का सिद्धांत था एक जय संहिता, जिसमें 8800 श्लोक थे, जय संहिता। इसमें 1,00,000 श्लोक जोड़ दिया गया और इसी का नाम रख दिया गया महाभारत, समझ में गया, महाभारत। तो महाभारत का पुराना नाम जय संहिता, जय संहिता को किस में बदल दिया गया, महाभारत में। महाभारत में इतना श्लोक कौन जोड़ दिया, वेद व्यास। देखिए किसी भी गोला में, किसी भी सर्किल में सबसे बड़ा हिस्सा क्या होता है, उसका डायमीटर होता है, जिसे क्या कहते हैं, व्यास। क्या व्यास से बड़ा कोई चीज संभव है, किसी गोले के अंदर व्यास से बड़ा कुछ भी संभव नहीं है। उसी तरह दुनिया में क्या महाभारत से बड़ा युद्ध संभव है, नहीं है। तो युद्ध में सबसे बड़ा महाभारत, गोला में पृथ्वी एक गोल है, इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा युद्ध महाभारत, और इस पृथ्वी का सबसे बड़ी रेखा कौन सी हो जाएगी, व्यास। तो महाभारत की रचना किसने किया, वेद व्यास। ये महाभारत में 18 लेसन है। कितने लेसन है बाबू, 18 लेसन, समझ में गया। इस 18 लेसन में सबसे महत्वपूर्ण जो लेसन है, उस लेसन का नाम है भीष्म। लेसन का नाम क्या है, भीष्म। लेसन को महाभारत में पर्व कहा गया है। तो इस महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण पर्व, पर्व मतलब त्योहार नहीं, पर्व मतलब लेसन, उस लेसन का नाम है भीष्म पर्व। तो महाभारत लेसन का सबसे महत्वपूर्ण लेसन है भीष्म पर्व। उस भीष्म पर्व में अर्जुन को श्री कृष्ण ने उपदेश दे देकर समझाया है कि रे अर्जुन ते दिमाग मत भटकाओ, हम तोरा साथ है ना, हम जिता देंगे तोरा। अर्जुन डर रहा था, अरे उसके गुरु जी थे उधर, कर्ण थे, बड़का। रियलिटी में देखेंगे तो ज्यादातर लोग तो कौरवों के साथ थे, जितने शक्तिशाली थे। ये अर्जुन जीत गए क्योंकि कृष्ण भगवान उनके साथ थे, वरना सूरज को डुबा देना टाइम से पहले क्या क्या, वरना कर्ण से अगर कोई कवच कुंडल नहीं छीनता तो कोई मार पाता। तो कृष्ण भगवान ने कहा है उस युद्ध के माध्यम से, डायरेक्ट कैसे कहेंगे कृष्ण भगवान कि भगवान होके कि तुम छल कपट कर दो, न्याय की जब बात आई तो झूठ भी बोल सकते हो, डायरेक्ट बोलेंगे तो कहेंगे ना कि भगवान होके झूठ बोल रहा है। तो वो कृष्ण भगवान बड़े होशियार थे, उन्होंने अर्जुन को समझाया। तो जो बात उन्होंने अर्जुन को समझाया है, इसको लिखा गया है भीष्म पर्व नामक लेसन में। उसी लेसन को भागवत गीता कहा जाता है। अब कोई भागवत गीता नहीं बोलता है, शॉर्टकट में गीता बोलता है, समझ में आ गया ना। तो गीता जो आप पढ़ रहे हैं ना, वो एक केवल लेसन है, किस किताब का, महाभारत का। तो महाभारत का सबसे पुराना नाम जय संहिता, वेद व्यास ने महाभारत लिखा। इस महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण लेसन का नाम है भीष्म पर्व, जिसमें कृष्ण और अर्जुन के वार्तालाप की चर्चा है। इसी भीष्म पर्व को भागवत गीता कहते हैं, जिसे शॉर्टकट में लोग गीता कहते हैं। कोर्ट में कसम खाते हैं, हम गीता पे हाथ रख के कसम खाते हैं, हम कुरान पे कसम खाते हैं, और ऐसे झूठे कसम लोग बहुत खाते हैं। और वैसे भी भैया अगर कसमें सच होती तो सबसे पहले भगवान मरता, उसी के लोगों ने सबसे ज्यादा कसम खाया। कुछ भी हो गया भगवान कसम ले, भगवान कसम, वही सोचेगा आदमी को बनाए चोट्टा हमरे को बर्बाद करे। और सतयुग में भगवान लोग जमीन पे रहते थे, और अभी कलयुग में उतर जाए थोड़ा, भगवान लोग जमीन पे पकड़ के म्यूजियम में डाल देगा, भगवान उतर लो यहाँ से। समझ आ गया। मत्स्य पुराण, इसमें पुराण में क्या मिलता है भैया, तो
प्राचीन राजवंशों की चर्चा किसमें मिलती है? पुराण में। सातवाहन समाज इत्यादि की चर्चा किसमें मिलती है आपको? मत्स्य पुराण में मिलती है। पुराण में प्राचीन राजवंशों की चर्चा आपको देखने को मिलती है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? इसमें कौन सा होगा? मुंडकोपनिषद, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। अगला, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया है? तो जन्म स्थान किसके द्वारा? तो रुमनदेई स्तंभ लेख है, नेपाल में है रुमनदेई स्तंभ लेख। अशोक ने एक स्तंभ लेख बताया है जिसका नाम है रुमनदेई स्तंभ। मूर्ति से नहीं है, पीपल का वृक्ष उनके ज्ञान का संदेह, बौद्ध मठ वगैरह नहीं है। रुमनदेई अभिलेख में किसकी चर्चा है? उनके जन्म स्थान। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। उनके जन्म का संकेत क्या चीज है? हाथी है। हाथी, जन्म का संकेत हाथी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जवानी का संकेत उनके जवानी का संकेत क्या चीज हो गया वहां पर? जब वो जड़ रहता है, ये क्या नाम है, जवान जब हुए तो वो गृह त्याग दिए। तो गृह त्याग के, जवानों के गृह त्याग दिए तो वो किस चीज का सहयोग है? घोड़ा का गृह त्याग दिए। उसके बाद से जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो वहां पे वृक्ष है, बोधि वृक्ष। समझ में आ गया कि जब पहला उपदेश दिए तो उसके जगह पे क्या है? चक्र है। और जब वो परिनिर्माण प्राप्त हो गए तो वहां पर स्तूप बना दिया गया। स्तूप एक उल्टा कटोरा की तरह होता है। तो इसमें क्या होगा? अशोक मौर्य यानी मौर्य वंश का राजा अशोक का रुमनदेई अभिलेख हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे देखते हैं। प्रथम बौद्ध परिषद। प्रथम बौद्ध परिषद मतलब प्रथम बौद्ध संगीति। चलिए आगे देखते हैं लोग। कह रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध परिषद यानी प्रथम बौद्ध संगीति। देखिए इससे कई क्वेश्चन आते हैं, इसको याद रख लीजिएगा, अच्छा होगा आपके लिए। ये बिहार है, बिहार का नक्शा। बिहार में बीचों बीच से गंगा नदी जाती है। गंगा नदी के तट पर है पटना, पाटलिपुत्रा। गंगा नदी के नीचे देखेंगे तो मिलेगा आपको राजगीर, और गंगा नदी के ऊपर देखेंगे तो वैशाली, और ठीक गंगा नदी के किनारे है पाटलिपुत्रा यानी पटना। तो पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी वो राजगीर में हुई थी। क्या हुई थी? राजगीर में। याद रखिएगा, ये भूलिएगा नहीं, एग्जाम में आएगा ये। पहली बौद्ध संगीति राजगीर। दूसरी वाली वैशाली में हो गई, यानी नीचे से एक ही बार ऊपर चले जाइए। तो पहली राजगीर, दूसरी वैशाली। तो राजगीर वैशाली, राजगीर वैशाली, उसके बाद पाटलिपुत्रा। तो नीचे ऊपर बीच में राजगीर वैशाली पाटलिपुत्रा। समझ में आ गया? बोलेंगे लोग अपने से साइड में राजगीर वैशाली पाटलिपुत्रा। उसके बाद हो गया कश्मीर के कुंडल वन में। कश्मीर के कुंडल वन में टोटल कितनी बौद्ध संगीति हुई? 4। यहीं देखते रहिए, हर एक चीज याद करा देंगे। 4 हुआ, कब हुआ, किसकी अध्यक्षता में हुआ, कौन सा उस वक्त राजा था। टोटल बौद्ध संगीति कितनी हुई? 4। पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई? राजगीर वैशाली पाटलिपुत्रा कुंडलवन। राजगीर वैशाली पाटलिपुत्रा कुंडलवन। राजगीर वैशाली पाटलिपुत्रा कुंडलवन। तो ये हो गया राजगिरी। राजगीर कहिए या राजगिरी कहिए। वेरी गुड, याद है आप लोग को? राजगीर होता है, राजगिरी नहीं। अरे बाबू वही चीज होता है बाबू, कौन कह रहा है राजगिरी नहीं होता है? राजगिरी भी होता है। राजगीर कहिए या राजगिरी कहिए, दोनों एक ही चीज है, दोनों दे देता आपको। इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन चाहिए। एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन प्रिंट हो चुका है, इसलिए अभी इसको केवल हिंदी में ही मिल पाएगा। देखिए ये तो जगह हो गए चारों। पहला राजगीर वैशाली पाटलिपुत्रा कुंडलवन। अब डेट याद रखेंगे, जगह का तो टेंशन खत्म, डेट याद रखिएगा। देखिए 483, 383, 255 पहली सदी। पहला कौन सा था? 483। नीचे वाला 483 ईसा पूर्व, बीसी, बिफोर क्राइस्ट। 483 ऊपर वाला 383 255। 483 383 255 पहली सदी। समझ में आ गया? पहला सम्मेलन बोलिए, राजगीर वैशाली कुंडलवन, सॉरी राजगीर वैशाली पाटलिपुत्र कुंडलवन। समय बोलिए 483 383 255 और ये पहली सदी। तो ये समय भी हो गया और कौन हो गया? उसके स्थान भी हो गए। अब इस समय पूछ देता है राजा कौन था। क्या पूछ देगा? राजा। याद कर लीजिए एक ही बार में, राजा याद रखिए। राजा के बाद आगे देखते हैं।
चलिए 500 क्वेश्चन एक ही बार में डाल देंगे, ठीक है। चलिए हम आज डाल देंगे 500 क्वेश्चन पूरा एक ही बार। अभी ये हिस्ट्री का है, हिस्ट्री के बाद ऐसे करके अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते रहेंगे। देखिए ध्यान से, ये तो हो गया आपके, किसका हो गया, ये तो समय हो गया। राजा याद रखेंगे कैसे। सबसे पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी उस समय था अजात शत्रु। पहला कौन हो गया, अजात शत्रु। अजात शत्रु के बाद राजधानी वैशाली लेके चला गया कालाशोक। तो पहला अजात शत्रु, कालाशोक, और तीसरा हो गया अशोक। कालाशोक के बाद अशोक, और इसके समय हुआ कनिष्क के समय में। चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क। देखिए चौथी वाला सब कौन से मिलेगा आपको, कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क, समझ गया, कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क। कनिष्क को द्वितीय अशोक कहते हैं, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कनिष्क को द्वितीय अशोक। तो इससे याद रखिएगा कैसे, राजा कौन था यहाँ पे, पहला वाला में राजा हो जाएगा आपका अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, द्वितीय अशोक। अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, द्वितीय अशोक, याद रहेगा। कालाशोक, अशोक, सॉरी, अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, द्वितीय अशोक। द्वितीय अशोक किसे कहते हैं, कनिष्क को। याद हो गया यहाँ पे, ये चीजें हो गई, समय याद हो गया आप लोग को। सर आपके ऑफलाइन के स्टूडेंट है, कितनी बार कमेंट करेंगे जी आप। सर हम आपके ऑफलाइन के स्टूडेंट, रोशन कुमार छुट्टी नहीं दे रहा है। छुट्टी नहीं दे रहा है, क्या जरूरत है, वैसे भाग आइए, हम यहाँ छुट्टी दिला देंगे। कह रहा है कि सर छुट्टी नहीं दे रहा है हमको। कोई दिक्कत नहीं है, डिपार्टमेंट में छुट्टी नहीं दे रहा है, रेलवे में आप आ जाइए, जितना दिन का छुट्टी लेना है हम 1-2 महीना का दिला देंगे हम आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ईएम कौन सा डिपार्टमेंट है, ईएसएम डिपार्टमेंट है। अजीब हालत, आप इस पे कमेंट मारते जा रहे हैं। आप सब लड़का सोच रहा होगा क्या है, छुट्टी नहीं दे रहा है। रोशन कुमार राजा हो गया, पढ़ लिए, छुट्टी नहीं दे रहा है। आप ऐसे लेके चले आइए, हम यहाँ आके आप पटना आइएगा, हमसे मिलिएगा। पटना आने के बाद वहाँ कोई ना कोई स्टाफ होगा या कैंपस में जाके मिलिएगा, हम छुट्टी बनवा देंगे। और नहीं तो उससे बोलिए हम बीमार हैं, छुट्टी दे देगा। यहाँ पे बीमार का एगो सर्टिफिकेट बनता है, छुट्टी लेने के बाद उसको सर्टिफिकेट देख लीजिएगा, देखिए हम बीमार थे, छुट्टी नहीं लिए थे, बीमार थे, हॉस्पिटल में थे, हॉस्पिटल से बन जाता है यहाँ। ये सब चीज़ आपको इस टेस्ट में बताएंगे हम आपको। चलिए देखिए ध्यान से, ये राजा हो गया ना। जगह बोलिए, पहला राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्रा, कुंडलवन। राजा बोलिए अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, द्वितीय अशोक। टाइम बोलिए 483, 383, 255, पहली सदी। अब पूछता है इसके अध्यक्ष कौन थे, यानी पंडित जी कौन थे। तो देखिए जब भी कोई चीज की शुरुआत होती है तो महान आदमी को बुलाना चाहिए। तो सबसे पहले आया था महाकश्यप, पहला में महाकश्यप। दूसरी बार जब उसी चीज को बुलाइएगा तो सबको जाके बोलना पड़ेगा। तो दूसरे बार में साबक मीर, पहला में महाकश्यप, दूसरा में साबक मीर। पहली बार में तो सब महान व्यक्ति को बुला दिए, दूसरी बार में सारे घर में जाके सबको बोल दिए तो साबक मीर, और तीसरी बार में कुछ खास नहीं बोलना है, आपको केवल मौखिक रूप से बोल देना है। तो तीसरी में कौन था, मोगली पुत्तिस। मौखिक बोल दीजिएगा मुंह से तो मोगली पुत्तिस। पहला बोलिए तो महाकश्यप, दूसरा में साबक मीर, साबक मीर, और तीसरा में कौन हो गया आपका, तीसरा में मोगली पुत्तिस। तीसरा में हो जाएगा आपका मोगली पुत्तिस। और चौथा में जब 3 बार किसी से मिल लीजिएगा तो चौथा बार तो मित्र हो जाएगा, तो चौथा में हो जाएगा वसुमित्र। चौथा का कौन हो जाएगा, वसुमित्र। चौथा में हो गया आपका वसुमित्र। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, चौथा हो गया वसुमित्र। टोटल राजा हो गए सब यहाँ पे। ये चारों चीज को याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया आपका राजगीर। आगे बढ़ जाए, पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कश्मीर का कुंडलवन। अगला देखिए, अरे 23 कैसे आ गया, 10 के बाद 11 होगा ना, इस साइड होगा, गलती से 23 ला दिया था। चलिए यहाँ देखिए, बौद्ध धर्म ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, पहला उपदेश कहाँ दिए थे भाई, आंसर दीजिए। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, फर्स्ट स्पीच ऑफ महात्मा बुद्ध, वेरी गुड, बी ऑप्शन दे रहे हैं लोग। बी में क्या है, सारनाथ। अब जरा ध्यान से समझिए,
महात्मा बुद्ध जब अपना घर त्याग किए थे तो कई लोगों से शिक्षा लिए थे। रुद्रक नाम से शिक्षा लिया था, अलार कलाम से शिक्षा लिया था, और ये शिक्षा लेने के बाद बोध गया पहुंचे थे। कहाँ पे? सारनाथ में। कहाँ गए? शिक्षा लेने के बाद सारनाथ में। और सारनाथ में ये क्या कर रहे थे? तपस्या कर रहे थे, खूब घोर तपस्या कर रहे थे सारनाथ में। सुनिए ध्यान से। और ये ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? सारनाथ में। बोध गया नहीं गए थे, याद रखिएगा। ज्ञान लेने के लिए सारनाथ गए थे। और ये अकेले नहीं थे, इनके 5 मित्र थे सब। और वहां एक जंगल था जिसका नाम था मृगदाब वन। क्या नाम था? मृगदाब वन। मृगदाब वन में ये आराम से खूब तपस्या कर रहे थे, बिना खाए पिए खूब तपस्या। तब तक अचानक एक घुंघरू की आवाज सुनाई दी, छम छम छम। तो इनके 5 दोस्त एकदम ध्यान मग्न थे अपनी तपस्या में। अब महात्मा बुद्ध इसे देख लिए, रे तुरी का कौन है रे इधर? तो देखे, अरे तुरी का एगो लड़की है सुंदर। तो जाके पूछे क्या बात है? तो वही कही कि किसी वीणा को, यानी बजाने वाला जो वीणा होता है, उसको इतना मत तान दीजिए कि टूट जाए, और इतना धीमा भी मत बनाइए कि वो मतलब बजबे ना करे। तो महात्मा बुद्ध का मतलब क्या है? तो वो लड़कियां बोली कि अरे ऐसा ना भगवान की तपस्या कीजिए कि भगवान डर जाए आपसे, नॉर्मल कीजिए, यहाँ कोई भगवान ना मिलने वाले हैं। तो महात्मा बुद्ध वो महिला की बात सुन के सारनाथ से भाग गए। और कहाँ आ गए? बिहार के बोध गया में। और वहां जब तपस्या किए तो वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, उनकी शरीर से प्रकाश आने लगा। अब जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तो वो गौतम से हो गए महात्मा बुद्ध। तब उनको याद आया कि ससुरा हमारा अभी 5 गो जो दोस्त था सब ना, वो तो यूपी में है सब, सारनाथ में। जाके देखते हो कि को ज्ञान मिला कि नहीं। तो दौड़ी दौड़ी गए, उन सबको पूछे, रे तो नहीं का ज्ञान ना मिला अभी? तो कहा हमको तो ज्ञान नहीं मिला, तुमको ज्ञान मिल गया? तो महात्मा बुद्ध कहा एकदम मिल गया। पूछा सर तुमको कैसे मिला? तो महात्मा बुद्ध कहें बकलोल कहेंगे, तू लोग बढ़िया चीज पे ध्यान नहीं देता है, एगो बढ़िया चीज आया था समझा के चल गया, हो गया ज्ञान मिल गया, समझा गया। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश अपने 5 मित्रों को दिया था, समझा गया। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, उनको जो उपदेश दिया था। और ये सारनाथ में दिया था, लेकिन इसमें श्रावस्ती है, ऑप्शन में नहीं है। ज्ञान क्या मिला था? बोध गया में। गया में ही जिला है गया, वहां पे ज्ञान मिला था। आगे बढ़े। सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? सबसे ज्यादा इन्होंने उपदेश दिया था श्रावस्ती में, क्योंकि बरसात के समय ये कहीं निकलते नहीं थे और श्रावस्ती में ही रहते थे, वहीं पे बैठ के ये ज्ञान दिया करते थे श्रावस्ती में। इनको परिनिर्माण यानी इनकी मृत्यु देहांत कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के कौन सा जिला? कुशीनगर में। कौन सा जगह पे? कुशीनगर में। तो ज्ञान पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? श्रावस्ती में। बरसात का समय बिताया श्रावस्ती में बिताया था। मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। कुशीनगर किस महाजनपद में था? मल्ल महाजनपद में। मल्ल महाजनपद में कुशीनगर था। आगे बढ़ जाओ, अगला देखते हैं। प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ की रचना किसमें की गई है? तो किसमें? प्राकृत भाषा में नहीं भैया, प्राकृत भाषा में जैन धर्म वाला, पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली भाषा में। देखिए, जिस समय महात्मा बुद्ध उपदेश दे रहे थे, उस समय की सबसे लोकप्रिय जो भाषा थी वो पाली भाषा थी, इसलिए उन्होंने पाली भाषा में ही उपदेश दिया। जबकि जैन धर्म वालों ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिया, जिसे अर्धमागधी कहते हैं। ये बहुत कठिन भाषा थी, लोगों को समझ में नहीं आती थी, इसीलिए जैन धर्म का विकास ज्यादा नहीं हो सका और बौद्ध धर्म का विकास ज्यादा हो गया, क्योंकि बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी थी? पाली भाषा थी। याद रखिएगा, बौद्ध धर्म की भाषा पाली भाषा। चित्रलेखा, ये तो सिंधु सभ्यता की भाषा थी भैया, चित्र बना बना के लिखा जाता था, चित्रलेखा। वैदिक काल की भाषा थी संस्कृत। वैदिक काल की भाषा थी संस्कृत। बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी थी? बौद्ध ग्रंथ की भाषा थी आपकी पाली भाषा। उस समय की सबसे प्रसिद्ध भाषा थी पाली भाषा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अगला देखते हैं। महावीर स्वामी कौन थे? महावीर स्वामी कौन थे बताइए भाई? कौन थे? तीर्थंकर थे, लास्ट थे 24वें तीर्थंकर। तो महावीर स्वामी कौन थे? तीर्थंकर थे 24वें। महावीर स्वामी 24वें थे। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ कौन से थे? 23वें तीर्थंकर थे। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव। ऋषभदेव पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभदेव। अब इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए, कोई भी चीज, किसी धर्म की अगर आप शुरुआत करिएगा तो आपको ऋषि मुनि के भेष में रहना पड़ेगा।
इसलिए याद रखिएगा कि पहले तीर्थंकर ऋषि मुनि के समान थे, इसलिए वो ऋषभ देव थे। और आखिरी तो याद ही रहेगा महावीर स्वामी, और उससे जस्ट पहले थे ये पारसनाथ। समझ में गया? महावीर स्वामी ने जैन धर्म को असली रूप दिया था। तीर्थंकर का अर्थ होता है संसार रूपी दुखों के सागर को पार कराने वाला व्यक्ति, वो संसार के दुखों से पार करा देता है। जैन धर्म जो था ये कठोर नियम का पालन करता है। जैन धर्म में नियम कानून बहुत ही कठोर है। जैन धर्म में कहा गया है आप किसी भी जीव की हत्या नहीं कर सकते हैं। जैन धर्म में निर्वस्त्र रहने की चर्चा है। जैन धर्म दो भागों में बढ़ गया। कौन कौन? दिगंबर और श्वेतंबर। दिगंबर लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? कपड़े नहीं पहनते। श्वेतांबर लोग सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं, इसलिए उन्हें श्वेतांबर के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़े। इन दोनों में एक समानता देखिए, पार्श्वनाथ में और महावीर स्वामी में, इन दोनों में। पार्श्वनाथ ने चतुरायन धर्म दिया, 4 सिद्धांत दिया जिसे कहा गया चतुरायन धर्म। लेकिन 24वें तीर्थंकर यानी महावीर स्वामी ने कहा कि भैया चतुरायन धर्म से काम नहीं चलेगा, इसमें एक और धर्म जोड़िए, पंचायन धर्म। तो चतुरायन किसने दिया था? 4 सिद्धांत को दिया था 23वें तीर्थंकर पारसनाथ, इसलिए चतुरायन कहा गया। उसमें एक और सिद्धांत जोड़ दिया, पंचायन दिया था महावीर स्वामी ने। अब ये सिद्धांत क्या था, ध्यान से समझिए। इन्होंने कहा था कि आप कभी भी झूठ नहीं बोलिए, झूठ नहीं बोलिए। उसके बाद क्या कहा था? धन को संग्रह नहीं कीजिए, धन मत बचाइए। चोरी नहीं कीजिए, चोरी मतलब अस्ते, चोरी नहीं कीजिए। और क्या नहीं कीजिए भाई? हिंसा यानी मारपीट मत कीजिए, हिंसा नहीं कीजिए। तो ये 4 नियम को कहा गया चतुरायन धर्म। झूठ नहीं बोलना है, धन संग्रह नहीं करना है, चोरी नहीं करनी है, हिंसा नहीं करनी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन जब आखिरी तीर्थंकर आए महावीर स्वामी, इन्होंने कहा कि देख भैया, सबसे बड़का बीमारी महिला है। अगर महिला रहेगी ना तो ये 4 कांड करा देगी, चारों का चारों कांड करा देगी ये महिला। कैसे? कि मान लीजिए कि आप किसी के साथ कहीं पार्क में बैठे हैं या किसी से फोन पे बतिया रहे हैं। अब किससे बतिया रहे हैं समझ रहे हैं? 2 घंटा से बतिया रहे हैं, और घर से पापा का फोन आया, क्या कर रहे हो बाबू? तो क्या कहेंगे? ओकरा से बतिया रहे हैं। तुरंत झूठ बोलेंगे, वो एगो दोस्त का फोन, तो सीधे कहते हैं खान सर के पास फोन किए थे इंक्वायरी नंबर पे। झूठ बोला गया। किसके वजह से? वही नारी। अब उसको गिफ्ट देना है, बर्थडे आ गया या कभी भी, तो गिफ्ट देंगे तो पहले से धन को जुटाएंगे कि नहीं? मान लीजिए कहीं कोर्स खरीदने के लिए 500 की जरूरत है तो घर से मांगेंगे 700, 200 रुपया का गिफ्ट देंगे। किसके लिए? उसी के लिए देंगे। ये सब महावीर स्वामी भाप रहे थे। चोरी, अगर घर वाला पैसा नहीं देगा तो चोरी कर लेंगे। गिफ्ट तो देना ही है, चाहे धन संग्रह करके दे चाहे चोरी करके दे, तो चोरी भी कर लिए उसी के लिए। अब मान लीजिए उसको किसी दूसरे के मोटरसाइकिल पे देख लिया, बस हिंसा चालू, धड़ाधड़। इसलिए महावीर स्वामी ने कहा इस सबका जड़ जो है ना नारी है, इसलिए ब्रह्मचर्य रहिए। क्या रहिए? ब्रह्मचर्य। यानी एक और सिद्धांत जोड़ दिया, पंचायन बना दिया, ब्रह्मचर्य कर दिया। कहा कि चुपचाप रहिए, एकदम शादी ब्याह मत कीजिए, महिलाओं को नहीं देखिए इधर उधर, ब्रह्मचर्य करिए। तो इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करने को कहा गया। इसीलिए जैन धर्म का ज्यादा विकास नहीं हुआ। अब आप बताइए ना, आप ही को कहा जाएगा शादी ब्याह मत कीजिए तो आप जैन धर्म मानेंगे? नहीं मानेगा सब। समझ आ गया? तो ये कौन से थे? महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर थे। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? त्रिपिटक। भैया त्रिपिटक बौद्ध धर्म में, वेद हिंदू धर्म में, आर्य सूत्र ये सूत्र नहीं, किताब नहीं, अंग देखिए ये है आपका जैन धर्म का। 12 अंग 12 उपांग ये जैन धर्म के प्रमुख किताब है। देखिए 14 पूर्वा 12 अंग और 12 उपांग ये किताब का नाम है। 14 पूर्वा महावीर स्वामी के दिए गए उपदेशों की जिस किताब में चर्चा है उसे कहते हैं 14 पूर्वा। 12 अंग किताब का नाम है, 12 उपांग किताब का नाम है। ये सब चीजें किसकी है? जैन धर्म की। आगम भी जैन धर्म का है। समझ गया? इसमें कौन सा होगा? डी, जैन धर्म। जैन साहित्य में कौन होगा? अंग। 12 अंग तथा 12 उपांग ये सब की चर्चा किसमें है? जैन धर्म में। 12 अंग तथा 12 उपांग ये सब की चर्चा जैन धर्म में। आगे बढ़े। 12 अंग 12 उपांग जैन धर्म में। अगला कह रहा है एलेक्जेंडर और पोरस की लड़ाई। देखिए एलेक्जेंडर किसे कहा जाता था? सिकंदर को।
एलेक्जेंडर यानी पोरस और पोरस की लड़ाई कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी भैया, बताइए फटाफट आंसर दीजिए। एलेक्जेंडर और पोरस की लड़ाई कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर 15 का पूछ रहे हैं, 15 का ए। चलिए झेलम नदी के तट पर लड़ी गई थी। कहाँ लड़ी गई थी? झेलम नदी के तट पर। हो गया, इसी को कहा गया था हाइडेस्पीज की लड़ाई। हाइडेस्पीज में तो भाई लड़ी कहाँ गई थी? तो भाई तो झेलम नदी के तट पर किया गया था। कहेगा कि झेलम नदी का ग्रीक में नाम क्या है, तब ना हाइडेस्पीज होगा। लड़ा तो गया था झेलम नदी पर, और ग्रीक भाषा में झेलम को क्या कहा गया? हाइडेस्पीज का नाम दिया गया। तो हाइडेस्पीज में लड़ा गया था 326 ईसा पूर्व, 326। लेकिन सिकंदर चाहता था भारत पर आना, लेकिन उसकी सेना ब्यास नदी यानी हाइफेनिया नदी को पार करने से मना कर दिया। ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया, जिसके दो रीजन थे। देखिए भारत जो था, यहां पर था ब्यास नदी, तो उसकी सेना इस ब्यास नदी को पार करने से मना की। रीजन नंबर 2, ब्यास नदी में भयानक बाढ़ आई हुई थी। रीजन नंबर 2, ब्यास नदी के इस साइड नंद वंश का राज था, और नंदों के पास बहुत बड़ी हाथियों की फौज थी, और इनकी सेना को हाथियों से लड़ने का अनुभव नहीं था। इसलिए इसकी सेना इस नदी को पार करने से मना कर दी। ब्यास नदी यानी हाइफेनिया नदी को पार करने से मना कर दी, जिस वजह से सिकंदर लौट गया। और सिकंदर जब लौट रहा था तो इराक के बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व उसके पेट दर्द के कारण उसकी मौत हो गई। उसका घोड़ा का नाम था बुके फराल, उसके घोड़ा की भी मौत हो गई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? बोलिए। यहाँ हाइडेस्पीज नहीं होगा। रीजन क्या है कि हाइडेस्पीज उसका नाम है। महाभाष्य किसकी रचना है? महाभाष्य किसकी रचना है? फटाफट आंसर देंगे लोग, आंसर दीजिए। महाभाष्य किसकी रचना है? पतंजलि। किसकी रचना है भाई? पतंजलि साहब की। ये हो गया पतंजलि। गार्गी ने क्या लिखा है? गार्गी संहिता, किताब का नाम है गार्गी संहिता। वाण भट्ट ने क्या लिखा है? कादंबरी, हर्षचरित और कादंबरी। मनु ने क्या लिखा है? मनु स्मृति। मनु स्मृति बड़ी विवादित किताब है। मनु स्मृति, मनु स्मृति बड़ा विवादित किताब है। क्या है? तो इसमें दो चीजें ध्यान से देखिएगा। इसमें फीमेल को और SC यानी दलित को कोई वैल्यू नहीं दिया गया है। इन लोग का कोई भी वैल्यू नहीं है इन किताब के हिसाब से, मनु स्मृति के हिसाब से। बड़ा उटपटांग सी बातें की गई है मनु स्मृति में, इसलिए ये काफी विवादित रहा गया है। मनु स्मृति जो है ना, फांसीवाद यानी ऊंचे जाति को दर्शाता है। कहता है कि ऊंचे जाति के लोग ही कोई अच्छा काम कर सकते हैं, महिलाओं को तो कहता है कुछ कर नहीं कर सकती हैं। यहाँ पर अजब हाल है। यहाँ पर मनु स्मृति को जन्म देने वाले मनु को भी किसी महिला ने ही जन्म दिया था। तो ये मनु स्मृति अलग किताब है। अगला देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य वंश का जो शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, अपना अंतिम समय कहाँ गुजारा था? तो आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उसका अंतिम समय में उसने जैन धर्म को अपना लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में कौन धर्म को अपना लिया? जैन धर्म को। और जैन धर्म को अपना लिया तो उस समय मगध में यानी बिहार में, यहाँ देखें ये मगध है, तो मगध में उस समय अकाल पड़ गया था। इसलिए ये भद्रबाहु के नेतृत्व में मगध को छोड़ता हुआ कहाँ चला गया? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। कहाँ चला गया? श्रवणबेलगोला में। अब जैन धर्म को जो अपनाते हैं, वो जैन धर्म वाले जो लोग होते हैं, वो जैन धर्म में जो मृत्यु होती है वो संलेखना विधि से हो जाती है। संलेखना, तो यहाँ संलेखन करने चला गया। संलेखन
संलेखन विधि द्वारा। और 298 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई श्रवण बेलगोला में, यानी भूख हड़ताल पे बैठ गया था, हम खाना पीना नहीं खाएंगे। जैन धर्म में जान ऐसे ही दिया जाता है, खाना पीना छोड़ दिया जाता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, श्रवण बेल संलेखना के नाम से जानते हैं। आगे बढ़े। जैन धर्म, काशी में मौत नहीं हुई थी, पाटलिपुत्रा का तो राजा था। 18 नंबर क्वेश्चन, फटाफट आंसर देंगे लोग। इससे 3-4 क्वेश्चन पूछता है भाई, इसलिए इसका आंसर हम आप सबसे उम्मीद करते हैं, इसका आंसर आप फटाफट देंगे। कह रहा है कि कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? कलिंग युद्ध, फटाफट आंसर दीजिए, हम आपके आंसर का इंतजार करते हैं। कलिंग युद्ध 18 का बी नहीं जी, ए होगा। चलिए, बहुत से लोगों का सही है, ए होगा, कलिंग युद्ध की चर्चा। देखिए, कलिंग युद्ध जो था इसमें हुआ था, अशोक ने अपना राज्याभिषेक किया था 269 में। 269 ईसा पूर्व में अशोक ने अपना राज्याभिषेक किया था, और राज्याभिषेक के 8वें वर्ष इसने कौन सा आक्रमण कर दिया? कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध की चर्चा अशोक के कौन से शिलालेख से मिलती है? 13वें शिलालेख से। कलिंग से ये चीजें याद रखिएगा। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष उसने कलिंग पर आक्रमण कर दिया था। कलिंग की चर्चा 13वें शिलालेख में मिलती है। कलिंग की चर्चा 13वें शिलालेख में मिलती है। और इसके बाद, कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय पलट गया। उसने इतना नरसंहार, इतना लूट मार, खून खराबा देखा कि अशोक ने कहा कि ना भैया, अब हमसे ये मार धार वाला काम नहीं हो पाएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नीचे वही क्वेश्चन है, देख लीजिए ध्यान से, वही क्वेश्चन नीचे वाला भी बना सकते हैं। किस शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध के हालातों का उल्लेख किया और युद्ध त्याग की घोषणा कर दिया? 13वें शिलालेख में। किस शिलालेख में? 13वें। देखिए, गुर्जरा और मास्की में क्या चीज चर्चा है? गुर्जरा और मास्की अभिलेख में अशोक ने खुद को सम्राट घोषित किया है। गुर्जरा अभिलेख और मास्की अभिलेख में अशोक ने कहा है कि मैं मगध का सम्राट हूँ। गुर्जरा और मास्की अभिलेख, इसमें 11 में क्या कहा है कि मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को न सताएं, यानी कहा है कि ब्राह्मणों को न सताएं मेरे अधिकारी। तो इसमें ब्राह्मणों की चर्चा हो गई है, हो गया। और ये 10वां शिलालेख में धर्म की चर्चा है, जिसे धम्म कहा गया है। धर्म की चर्चा है, जिसे धम्म कहा गया। इसमें कहा गया कि मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को नहीं सताए। गुर्जरा और मास्की नामक अभिलेख में अशोक ने खुद को राजा घोषित किया है। गुर्जरा और मास्की में अशोक ने क्या किया? खुद को राजा घोषित कर दिया है। यह 18 हो गया। 20, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन सा था? बताइए आंसर। चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत का नाम बताइए, फटाफट आंसर दीजिए। देखिए ध्यान से, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में एक व्यक्ति ने आक्रमण किया था, जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। इसने आक्रमण किया था, राजदूत नहीं था। इसने क्या किया था? युद्ध किया था। किससे युद्ध किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य से। लेकिन इसके गुरुजी का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरुजी का नाम चाणक्य था। उसकी नीतियों से इसने उसको हरा दिया। और जब युद्ध में हराया ना, तो सेल्यूकस निकेटर जो था, ये सिकंदर का सेनापति था। तो अपने आप को भी सिकंदर समझ रहा था, सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर का नाम अलेक्जेंडर निकेटर था। तो ये सिकंदर का क्या था? सेनापति था, सेनापति। इसने चंद्रगुप्त मौर्य पर हमला कर दिया। और यहाँ आने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के वहाँ हाथियों की बड़ी सेना थी। अरे भाई, सिकंदर लौट के गया था हाथी के डर से, बकलो यहाँ आ गया। हमारे यहाँ का हाथी भांग पिला के हाथी को लड़वाता था सब। हाथियाँ भांग पी लेती थी ना, कचरते चलती थी किसी को ऐसे ऐसे मार उड़ के। यहाँ पे कचरा के देखा कि अब तो मरा जाएंगे। तो सेल्यूकस निकेटर कहा कि रे भाई साहब, अब तो हम मरा जाएंगे। तो उसने क्या किया? अपनी बेटी को आगे कर दिया।
कार्नेलिया थी उसकी बेटी का नाम, तो किसको आगे कर दिया, कार्नेलिया, हेलेन भी नाम था उसका, कार्नेलिया को आगे कर दिया। वो खूब बढ़िया बाल खोल के एकदम लहराने लगी। और चंद्रगुप्त मौर्य देखा, कहा कि अरे बाप रे बाप, हई कौन है रे भाई, तो देखा तो उसको देखते रह गया। तो कहा कि भाई देख सेल्यूकस निकेटर, तो हम ये लड़किया से ब्याह करबो, तो हमसे ब्याह करा दे तोरा छोड़ देंगे। तो मने मन कहा कि एकरे खातिर तो इसको लाइवे किए थे, हारने लगेंगे। हम जानते हैं तुम युद्ध की तलवार की लड़ाई में तुम जीत सकते हो, लेकिन दिल की लड़ाई में मेरी बेटी ही जीतेगी। तो उससे हो गया, शादी उदी हो गया उसका। लेकिन इसके मन में एक डर था कि भाई हम तो चंद्रगुप्त मौर्य से विवाह करने के लिए तो आए नहीं थे, तो कारणवश विवाह हो गया युद्ध हारने के कारण। तो इसने अपना एक राजदूत भेज दिया जिसका नाम था मेगास्थनीज। और सेल्यूकस निकेटर ने कहा था मेगास्थनीज से कि हमारी बेटिया ठीक ठाक से रहेगी ना। तो भाई ये बेटिया को खूब प्रेम करता था ये करने लिया, तो ये कहता था ठीक है महाराज एकदम बढ़िया है। तो इसका राजदूत यही था, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज था। और मेगास्थनीज ने मगध के बारे में एक किताब लिखा है, उस किताब का नाम है इंडिका। किताब का नाम क्या है, इंडिका। तो इसके दरबार में भेजा गया राजदूत का नाम क्या था भैया, मेगास्थनीज। कौटिल्य इसके गुरु जी का नाम था, इस ससुर जी थे, युद्ध करने आए थे। आगे बढ़ जाते हैं मेगास्थनीज की किताब। अगला क्वेश्चन देखिए, मेगास्थनीज, इंडिका किसकी किताब है, मेगास्थनीज की किताब है। सिंह तो आए थे चीन से। फाहियान की किताब का नाम क्या है, फो क्यू की। किताब का नाम क्या है, फो क्यू की। किताब का नाम है फो क्यू की। किताब का नाम फो क्यू की। ह्वेनसांग की किताब का नाम सी यू की। सी यू की। ह्वेनसांग, ह से ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में आया था। फाहियान जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में आए थे फाहियान, समझ में गया। और ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में आए थे। ह्वेनसांग को यात्रियों का पंडित कहते हैं, याद रखिए क्वेश्चन पूछेगा। यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित किसे कहते हैं, ह्वेनसांग। ये बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में स्टूडेंट बन के आया था। इतना न पढ़ लिया कि वहाँ टीचर बन गया, यानी वहाँ पर ये अध्ययन का भी काम किया था, और अध्ययन करने के बाद वहीं पर इसने अध्यापन यानी पढ़ाने का भी काम किया था ह्वेनसांग। फाहियान जो था ये तो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, समझ में आ गया। 21 नंबर, 22 नंबर देखिए, 22 कह रहा है चरक किसके दरबार में राज्य चिकित्सक थे। राज्य चिकित्सक मतलब उसके दरबार में जो डॉक्टर के पद पर थे, किसके दरबार में, कनिष्क के दरबार में। किसके दरबार में थे, कनिष्क के दरबार में राज्य चिकित्सक थे। किसके दरबार में, कनिष्क। कनिष्क के दरबार में ये राज्य चिकित्सक थे, यानी डॉक्टर थे उनके पद पे। चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह के दरबार में ऐसे नहीं थे। आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 पढ़िए फटाफट, बनाइए। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन सा था। इसमें दो चीजें आप फंस जाइएगा। देखिए, सातवाहन में सबसे प्रमुख शासक था हाल, लेकिन कहेगा सबसे प्रतापी शासक, प्रतापी मतलब सबसे ज्यादा युद्ध करने वाला, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी। लेकिन कहेगा सबसे बड़ा शासक कौन था, तो हाल था। ये पढ़ा लिखा था, लेकिन सबसे ज्यादा मरखा कौन था, गौतमी पुत्र सातकर्णी। मरखा कहेगा तो गौतमी पुत्र सातकर्णी होगा, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि सबसे बड़ा शासक यानी महान की बात कर रहा है, तो हाल होगा सातवाहन में। सातवाहन शासकों में आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है सातवाहन में। 3 चीजें सातवाहन का याद रखिएगा। इनके यहाँ जो सिक्के थे वो किसके थे, सीसा का सिक्का। सातवाहन का सिक्का शीशे का था, पहला। दूसरा, मातृसत्तात्मक। इनका समाज कैसा था, मातृसत्तात्मक। मातृसत्तात्मक का मतलब होता है, जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि आप किसके लड़के हैं, तो लड़का तो आप जितने अपने माता के हैं उतने ही अपने पिता के हैं, लेकिन आप कभी भी माता का नाम नहीं बताते हैं। जब भी कोई पूछता है कि आप किसके लड़के हैं, तो आप किसका नाम बताते हैं, आप बताते हैं अपने पिता का। तो हमारा समाज पितृसत्तात्मक है, यानी हम अपने पिता को ज़्यादा वरीयता देते हैं। अगर किसी के पिताजी नहीं हैं, उनका स्वर्गवास हो गया है, स्वर्ग चले गए हैं, तो भी वो अपने पिता का ही नाम बताएगा, माता का नहीं बताएगा। स्वर्गीय लगा के बताएगा, लेकिन पिता का ही बताएगा, समझ में गया। लेकिन
सातवाहन समाज जो था वो मातृसत्तात्मक था। इसके संस्थापक जो थे सीमुख थे, मातृसत्तात्मक। उसके बाद सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को भूमि अगर दान दिया है तो किसने दिया है? सातवाहन ने दिया है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछेगा। सर्वाधिक भूमि दान किसने दिया है? सातवाहन शासकों ने दिया। सर्वाधिक भूदान देने वाला, ब्राह्मणों को सर्वाधिक भूमि देने वाला सातवाहन शासक। हो गया। पूजा पांडे जी, आप लिख रही हैं चरक कनिष्क के राज चिकित्सक थे। जब तक 4 क्वेश्चन आगे निकल जाएगा, आप खूब से खूब क्या कीजिए तो क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए और उसका ऑप्शन बोल दीजिए ए बी सी। जैसे आप इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे इसका आंसर कौन सा सही है? डी है ना, तो 23 का डी। सबसे प्रतापी कहेगा तब ये हो जाएगा। कनिष्क कनिष्क कनिष्क, ये कौन लिख रहे हैं जी? ब्रजेश कुमार जी, 20 जगह कनिष्क के लिख दिया। हो गया। वीडियो में क्वालिटी कम कर दें। देखिए वो क्वालिटी कम तो कर देंगे लेकिन फिर दिखेगा नहीं। ठीक है, क्वालिटी कम कर देंगे कल से। 23 का डी। आगे देखते हैं। सर ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में काम करेगा? बाबू, एसएससी सीजीएल में अगर पूछेगा कि शीशे का सिक्का किसने चलाया तो क्या आप कहिएगा गुप्त काल वाले ने? ये आपकी गलतफहमी है कि सीजीएल में पूछेगा या किस में पूछेगा। सब में पूछते हैं सारे क्वेश्चन। आपको अगर, आपको हम बता रहे हैं ना, सीधी सी बात, अगर आप रिजल्ट लेना चाहते हैं, यूपीएससी से तो टफ कोई एग्जाम नहीं होती है इंडिया में, आईएएस का। एक काम कीजिएगा आप, मेरी बात पे विश्वास कीजिए। यूपीएससी के 5 साल का, कितने साल का? 5 साल का क्वेश्चन उठा लीजिएगा। कहाँ से उठाइएगा? देखिए आईएएस का मत उठाइएगा। यूपीएससी सीडीएस का भी एग्जाम लेती है, यूपीएससी एनडीए का लेती है, सीएपीएफ का लेती है, एससीआरए का लेती थी। जितने चीजों का यूपीएससी एग्जाम लेती है उन सारे का क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिएगा और देखिएगा आपको 15 से 20 क्वेश्चन रिपीटेड मिल जाएंगे केवल 5 साल वाले में। लेकिन लड़का क्या करता है, आईएएस की तैयारी करेगा ना तो बस आईएएस पढ़ेगा। लो, हम आपको बताते हैं 2012 में गजब हुआ था। 2012 नहीं, 2013 में। 2013 में ऐसे 4 क्वेश्चन थे जो सीडीएस में भी पूछा था, वही एससीआरए में पूछा था और वही आईएएस के एग्जाम में पूछा था। सेम साल 2013। अब हमको ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि 2012 था या 13 था, क्योंकि बहुत दिन पुराना बात हो गया, 7-8 साल हो गए वहां पे। तो उसमें सेम क्वेश्चन थे। तो आपकी गलतफहमी है। आप देखेंगे जो क्वेश्चन रेलवे में पूछा वो कल थोड़ा सा पूछ देंगे एसएससी में, तो थोड़ा बहुत चेंजिंग होते रहते हैं। अब आप लोग एक के पीछे भागेंगे तो ये उस सबको ही पता है। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन रिपीट नहीं करते हैं बल्कि दूसरे से उठा लेते हैं। 2005 से पहले क्या था कि आप प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो लड़ जाता था, लेकिन अभी नहीं है। रेलवे वाला अपना प्रीवियस नहीं उठाता है, एसएससी का प्रीवियस उठा लेता है। एसएससी वाला अपना उठा लेता है, कहीं और से उठा लेता है। तो सब जगह से पढ़िए। आगे देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से किसमें विद्या का सबसे पुराना पीठ माना जाता है? नालंदा। क्वेश्चन यहां घुमा देगा, सुनिए ध्यान से। कहेगा कि दुनिया का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी जिसने सबसे पहले हॉस्टल, हॉस्टल को छात्रावास कहते हैं, हॉस्टल देना चालू किया था। अरे नालंदा मार दिए, तक्षशिला होगा जी, तक्षशिला। जबकि हॉस्टल देने वाला पहला यूनिवर्सिटी था नालंदा, लेकिन सबसे पुराना क्या होगा? तक्षशिला होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें? ए, तक्षशिला। कहां पर है ये? पाकिस्तान में। अब यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा, सुनिए ध्यान से। छोटा मोटा एग्जाम में ये पूछेगा। यूपीएससी में पूछा था कि इसे किसने बनवाया था, तो हो जाएगा राजा तक्ष ने। बनवाया किसने था? तक्ष ने। एक बार पूछा था ये कहां पर है, तो पाकिस्तान में, लेकिन वो पूछा था किस जिला में, तो रावलपिंडी, रावलपिंडी जिला, रावलपिंडी जिला में। नालंदा विश्वविद्यालय, तो ये तो बिहार में है, नालंदा जिला में है, बिहार में। अभी खंडहर टाइप का हो गया, अभी जाके वहां देख सकते हैं नालंदा विश्वविद्यालय को। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलवा दिया था? बख्तियार खिलजी। किसने जलवाया? बख्तियार खिलजी। अब लड़का गलती क्या करेगा? बख्तियार खिलजी कहेगा कि बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था, तो मार देगा अलाउद्दीन खिलजी का। अरे भैया, बख्तियार खिलजी अलाउद्दीन खिलजी का नहीं था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। किसका सेनापति? कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। याद रहेगा आप लोग को? किसका सेनापति? कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। आगे बढ़े। उज्जैन उस समय नहीं था शिक्षा के लिए। विक्रमशिला ये भी था। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा एकदम, इसी क्वेश्चन को अच्छे से दोबारा। इसमें दूसरा बताते हैं।
कभी कभी पूछ देता है ना कि तक्षशिला किस वंश के समय शिक्षा का केंद्र था, तो जब मौर्य काल चल रहा था तब तक्षशिला था। और कहेगा नालंदा किसके समय था, तो जब भारत में गुप्त वंश चल रहा था तब नालंदा था। कहेगा विक्रमशिला महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र कर रहे हैं, सॉरी बिहार के भागलपुर में है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो ये किसके समय था, तो ये पाल वंश के शासनकाल में थे। विक्रम लड़का का नाम, शीला लड़की, विक्रमशिला। उज्जैन किसके वंश के समय में था, तो शुंग वंश के काल में। किस वंश के काल में, शुंग वंश के काल में शिक्षा के समय। कहेगा मध्यकाल में शिक्षा के, मध्यकाल मतलब मुस्लिम जब भारत में आ गए थे सर, तो मध्यकाल में था जौनपुर, यूपी में है जौनपुर। बहुत से लड़के होंगे लोग जौनपुर के लाइव में, तो मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र जौनपुर था। ये समझ में आ गया, ध्यान दीजिएगा इस सब चीज पे। इन्हें कि केवल कुछ कि ऐसा नहीं है कि केवल क्वेश्चन जो है उसी को देखते रहेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ आप उसके ऑप्शन पे देखिए, जो डिस्कशन है उस पे भी देखिए। आगे बढ़े सर, हम बंगाल से हैं, ऑप्शन इंग्लिश में भी दे दीजिए। देखिए वो ये क्वेश्चन छप चुका है हिंदी में ही, इसके बाद जितने क्वेश्चन रहेंगे, अब एक्चुअली क्या है, इसके सारे क्वेश्चन छप चुके हैं। नेक्स्ट कभी अब हम इंग्लिश हिंदी दोनों में देंगे। जूम करने में क्या प्रॉब्लम हो रहा है भाई, जूम करने में प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो ये आपके उसमें प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पे जूम कर दिए, कहाँ कोई प्रॉब्लम हो रहा है। अब आप जिस एरिया में वहाँ का नेटवर्क कम होगा, तब हम यहाँ से नेटवर्क थोड़े देंगे आपको। जूम हो गया, और जूम आउट करना है तो जूम आउट हो जाएगा, यहाँ दबा देते हैं, जूम आउट हो जाएगा। हो गया जूम आउट, छोटा हो गया यहाँ पे। तो अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है, वीडियो फुल स्क्रीन नहीं हो रहा है, तो आपके मोबाइल की दिक्कत है बाबू, पुराना मोबाइल होगा या नेटवर्क वहाँ नहीं होगा। आगे देखते हैं। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता है, रुपयक। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रुपयक। कारसर पॉइंट जो थे वो कई चीजों के मिश्रण से बने थे गुप्त काल में। देखिए सिक्का से क्वेश्चन 2-4 पूछेगा, कहेगा कि सबसे पहले सोना का सिक्का किसने चालू किया, तो यूनानियों ने चालू किया। सबसे पहला सोना यूनानी ने चालू किया। कहेगा कि शुद्ध सोना, एकदम शुद्ध सोना, तो किसके शासन में, कुषाण काल में। कहेगा कि सर्वाधिक, सबसे ज्यादा यानी अशुद्ध सिक्का, किसी चीज को ज्यादा करिएगा ना तो अशुद्ध हो जाता है। सर्वाधिक सिक्का तो गुप्त काल में, सर्वाधिक सोने का सिक्का गुप्त काल में हुआ था। तो गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को गुप्त काल में क्या कहा जाता था, रुपयक कहा जाता है। दिनार वगैरह तो ये तो मध्य काल में आए थे सब। आगे देखिए, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके आक्रमण के बाद समाप्त हो गया। भैया रोम का आक्रमण समाप्त हो गया गुप्त काल के बाद, और गुप्त वंश का अंत कर दिया था हुंडों के आक्रमण ने। जैसे हुंड ने भारत पर आक्रमण किया, हुंड के आक्रमण के कारण कौन सा वंश खत्म हो गया, गुप्त वंश। और यही गुप्त वंश जो था वो व्यापार करने के लिए प्रसिद्ध था। इस गुप्त वंश का ही सबसे खतरनाक शासक था समुद्रगुप्त। कौन था, समुद्रगुप्त। इसी में अगला क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात था। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था, सबको पता होना चाहिए। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन इसलिए कहा जाता था कि समुद्रगुप्त ने पूरे दक्षिण भारत को अपने अधिकार में ले लिया था। कहा जाता था समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। पहले आप वहीं से पानी भर सकते थे जहां आपका राज्य है, इसका मतलब दक्षिण भारत में कहीं से भी इसका घोड़ा पानी पी सकता था, मतलब इसका साम्राज्य है। समुद्रगुप्त से 3-4 क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम था हरिसेन। क्या नाम है, हरिसेन। इन्होंने अपना एक अभिलेख लिखा है इलाहाबाद यानी प्रयाग में। इनकी माता बिहार की रहने वाली थी, लिच्छवी की, इसलिए इन्हें लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है। दौहित्र, दौहित्र मतलब क्या होता है, नाती। अब एक बात बताइए ना, इसकी माता जी कहाँ की थी, बिहार के लिच्छवी की रहने वाली थी। यानी समुद्रगुप्त का ननिहाल कहाँ हो गया, लिच्छवी। तो ये ननिहाल में जाएगा तो इसको बूढ़ा आदमी नाती ना बोलेगा, इसलिए इसे लिच्छवी दौहित्र या लिच्छवी का नाती बोला जाता था। इसे किसे, समुद्रगुप्त को। किसी को कोई दिक्कत है समुद्रगुप्त को, आगे बढ़े। चंद्रगुप्त, ये तो इस वंश का संस्थापक थे। बिंबिसार, भारत का पहला राजा बिंबिसार था, फर्स्ट राजा भारत का बिंबिसार। अजातशत्रु, बिंबिसार की हत्या कर दिया था अजातशत्रु, इसी का बेटा था अजातशत्रु, इसकी हत्या कर दिया।
ये अपने बापे को मार के राजा बन गया था। इसमें हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। इलाहाबाद स्तंभ लेख यानी प्रयाग अभिलेख पर किसकी उपलब्धियों का वर्णन है? इससे 2 क्वेश्चन पूछते हैं। कहेगा कि वो अभिलेख पर किसका वर्णन है, तो उस अभिलेख पर वर्णन है समुद्रगुप्त का। लेकिन इस अभिलेख को लिखा किसने है? तो हरिसेन, क्योंकि हरिसेन जो थे वो समुद्रगुप्त के कवि थे। समुद्रगुप्त के क्या थे? दरबारी कवि थे हरिसेन। तो इन्होंने ही उस हरिसेन ने ही इसे लिखा है। किसी को कोई दिक्कत नहीं? हरिसेन। आगे बढ़े। मेघदूत किसने लिखा? मेघदूत भाई कालिदास ने लिखा। मेघदूत कालिदास। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, भारत का शेक्सपियर कालिदास। कालिदास जो था ना, खाली रोमांटिक कहानी लिखता है, लड़का लड़की वाला बात। एक अग्निमित्र नाम का लड़का था, वो मालविका नाम की लड़की को फंसा लिया, तो ये किताब लिख दिया, मालविका अग्निमित्र। यही सब कामें करता था कालिदास यहाँ पर, समझा गया? जितना ही लड़का लड़की वाला कहानी था सब कालिदास लिखते रहता था। आगे बढ़े। अभिज्ञान नाम का लड़का था, शकुंतला नाम की लड़की थी, दोनों फंस गया सब, इस किताब लिख दिया अभिज्ञान शाकुंतलम। खाली यही सब लिखा। लड़का लड़की बरसात के समय में बड़ा खुश रहता है, सब मिलता है, सब भरी बरसात में पी लेने दो, उठा के लिख दिया ऋतु संहार। ऋतु माने बरसात का ऋतु संहार। पार्वती जी का प्रेम हो गया शंकर जी से, इन दोनों लोग का, उन्हों को नहीं छोड़ा, लिख दिया पार्वती परिणय। तो खाली प्रेमे वाला कहानी लिखता था कालिदास, समझ गया कि नहीं? आगे इसलिए इसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। एलोरा की गुफाएं हिंदू बौद्ध जैन तीनों के लिए, महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाएं। पानीपत की लड़ाई कौन सी पूछ रहा है? पानीपत की पहली लड़ाई 1526, दूसरी लड़ाई 1526, तीसरी लड़ाई 1761। समझ में आ गया कि नहीं? पहली लड़ाई 1526। किसी को कोई दिक्कत? देखिए पानीपत का जो मैदान है वो भारत का अखाड़ा कहा जाता है, जिस तरह से यूरोप का अखाड़ा वाटरलू के मैदान को कहा जाता है। पानीपत एक्चुअली दिल्ली के करीब है, हरियाणा में है पानीपत यहाँ दिल्ली के करीब है। इसलिए कोई भी युद्ध अगर भारत से जीतना है तो पहले आप दिल्ली पानीपत के युद्ध को जीतिए। जब पानीपत के युद्ध को जीत जाएंगे तो समझ जाइए कि आपके अधिकार हो जाएगा दिल्ली पर। हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? सबको पता है। हल्दी घाटी का युद्ध 1776 किसके किसके बीच हुआ? अकबर और महाराणा प्रताप। अब यहां समझिए, जो अकबर था इसकी सेना का नेतृत्व कर रहे थे मान सिंह, ये क्वेश्चन पूछता है, याद रखेंगे। और जो महाराणा प्रताप थे, बहुत बहादुर थे महाराणा प्रताप, इनकी सेना का नेतृत्व कर रहा था हकीम खान। समझ गया? ये भी बहादुर थे, लेकिन इसमें विजयी कौन रह गया? मान सिंह वाला। राणा प्रताप विजयी नहीं रह पाए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राणा प्रताप बहादुर नहीं थे। बात 2 आ जाती है। अब मान के चलिए शेर बहादुर होता है, और मान लीजिए कहीं 2000 गधा को छोड़ दीजिए और उसमें शेर चपा के मर जाएगा, तो क्या शेर बहादुर नहीं था? अरे होता है भैया, भीड़ कभी भी भारी पड़ जाती है, भीड़ भारी पड़ जाती है। बिहार में एक IAS अधिकारी को मुजफ्फरपुर में भीड़ में से गाड़ी में से खींच के मार दिया गया था, जान से मार दिया गया था। समझ में गया? लोगों ने समझा नहीं कि वो IAS अधिकारी है, लेकिन बिहार में पहले गुंडई भी बहुत भयानक थी। सोचिए IAS अधिकारी को मार दिया, तो आप क्या कहेंगे कि मुजफ्फरपुर के लोगों का पावर IAS से ज्यादा है? अरे भीड़ भारी पड़ जाती है बाबू, वही हो गया था महाराणा प्रताप से। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया कर को समाप्त कर दिया? जजिया कर, चलिए देखते हैं लोग जजिया कर के बारे में। क्या है भैया ये जजिया कर? जजिया कर क्या था कि एक हिंदुओं से लिया जाने वाला, यानी हिंदू नहीं कहेंगे, गैर मुस्लिम से, इसमें वो लोग जजिया कर देते थे जो मुस्लिम नहीं थे। चलिए ध्यान दीजिए जजिया कर के बारे में। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम जो थे, ये व्यक्ति सबसे पहले जजिया कर को लगाया। जजिया कर क्या था? एक सुरक्षात्मक कर था, मतलब जो मुसलमान अगर जजिया नहीं देगा उस पर हमला कर दिया जाएगा, यानी अपनी सुरक्षा के लिए आपको क्या देना है? जजिया कर देना है। मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले इसे लगाया था, लेकिन इसमें 5 लोगों को छूट थी।
जो छोटा बच्चा है वो कमाता ही नहीं है तो टैक्स कहाँ से देगा। जो बूढ़ा हो गया है वो भी टैक्स नहीं देगा। जो विकलांग है वो भी टैक्स नहीं देगा। और जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण, ये भी टैक्स नहीं देगा, क्योंकि ब्राह्मण का धन कहा जाता है भिक्षा। महिला लोग कमाइबे कहाँ करती थी पहले के समय में, महिला लोग टैक्स नहीं देंगे। तो मोहम्मद बिन कासिम ने जो जजिया कर लगाया था इसमें ब्राह्मणों को उसने नहीं रखा था। लेकिन इसके बाद आया था आपका फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक इसने टैक्स लगा दिया किस पर? ब्राह्मणों को भी शामिल कर दिया। ब्राह्मण को कहा कि ये लोग नहीं देते हैं चलेगा, लेकिन ब्राह्मण को भी टैक्स देना पड़ेगा। तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद आया अकबर। अकबर आया तो अकबर का शादी हो गया जोधाबाई से। तो कहा जाता है कि एक माँ जो होती है 20 साल में अपने बेटा को जेंटल बनाती है, और एक लड़की उसी बेटा को 20 मिनट में मेंटल बना देती है। लड़की के चक्कर में कुछ हो जाता है। तो अकबर जो था वो जोधाबाई को बहुत पसंद करता था, और जोधाबाई अकबर को पसंद नहीं करती थी। एक्चुअली में जोधा की जो शादी हुई थी वो केवल अपने राज्य मेवाड़ को बचाने के लिए, उसने कहा था कि मैं शादी नहीं, एक तरह से कहिए तो बलिदान दे रही हूँ, अकबर से शादी कर ली थी। अकबर को वो शुरुआत में पसंद नहीं करती थी, लेकिन बाद में जोधाबाई की हर एक बातों को अकबर मानते रहा। अकबर कहा कि जोधाबाई कही कि बता तो अकबर, तोरा मुस्लिम धर्म के लोग बहुत बढ़िया है, तुम उस पर टैक्स नहीं दोगे, हमारे हिंदू धर्म के लोग टैक्स देंगे? हाँ। तो अकबर कहा कहाँ टैक्स दे, बच्चा को नहीं ले रहे हैं, बूढ़ा को नहीं ले रहे हैं। तो कहा कि एक काम करिए, हमरे साथे रहना है ना तो सबको टैक्स हटाइए, ना तो नैहर चल जाएंगे। लड़की से बड़ी धमकी देती है सब, नैहर की धाए दे, पता नहीं क्या है नैहर भागती है सब। हाँ, लड़की नैहर काहे भाग जाती है सब। कमेंट कर रहा है सर पहिलका वाला के पास। रे बकलोल कहीं। चलिए ध्यान दीजिए, अकबर ने क्या कर दिया, जजिया कर को समाप्त कर दिया। अकबर के बाद आया खतरनाक शासक औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। इसने जजिया को पुनः लागू कर दिया, जजिया को दोबारा लागू कर दिया औरंगजेब ने। इसको 100% समाप्त किया था मोहम्मद शाह। कहेगा जजिया को कंप्लीटली खत्म किया था मोहम्मद शाह। यही जजिया की हिस्ट्री रही है। कितने राजाओं का नाम याद रखना है आपको? 1 2 3 4 और ये 5। समझ गया? अब अलग अलग एग्जामों में अलग अलग डिजाइन से पूछता है, किसी में कुछ पूछेगा, किसी में कुछ। ब्राह्मणों पे जजिया लगाने वाला फिरोज शाह तुगलक, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला फिरोज शाह तुगलक। आगे बढ़े, जल्दी बढ़िए बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्राह्मणों पे जजिया हो गए। हाँ चलिए, इसमें बताइए तो कौन सा आंसर सही होगा? इसमें आंसर कौन सा सही होगा? है बलबन नहीं जी, निम्नलिखित ने जजिया कर को समाप्त किया था। जजिया कर इसमें हो जाएगा अकबर। इसमें अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था, अकबर। अगला देखिए, जजिया ने इसको समाप्त किया। किस मुगल बादशाह ने मुगलों की राजधानी आगरा से दिल्ली लेके चला गया? आगरा से दिल्ली ले जाने वाला राजा बताइए। देखिए ध्यान से, मुगलों की स्थापना बाबर ने किया था। बाबर के समय इसकी राजधानी जो थी आगरा थी। बाबर के बाद आया हुमायूं, ज्यादा दिन शासन ही नहीं किया, दिल्ली के बाद चला गया हुमायूं यहाँ पर। हुमायूं के बाद आया अकबर, अकबर की भी राजधानी थी आगरा। अकबर के बाद कौन आया? जहांगीर। जहांगीर, जहांगीर कौन आया? जहांगीर, जहांगीर बादशाह। जहांगीर के बाद आया शाहजहां। शाहजहां की पत्नी थी मुमताज। मुमताज बेचारी मर गई। मुमताज इतनी सुंदर थी कि 14 को लड़का पैदा कर दिया ये।
शाहजहां 14 को में 7 को मर गए, सो 7 को बचल थे, सोचा फैक्ट्री बना दिया था। और इसने आगरा में खूब खूबसूरत ताजमहल बनवाया आगरा में। लेकिन जब जब ये ताजमहल को देखता था ना, इसको याद आ जाता था किसका, शाहजहां का, सॉरी शाहजहां के नहीं, अपनी मैडम का इसको याद आ जाता था। क्या नाम था उसका, मुमताज। कहा कि हम नहीं रह पाएंगे आगरा में, दिल्ली चलो। तो इसने दिल्ली गया शाहजहां ने, और दिल्ली में इसने बनवाया लाल किला, दिल्ली में बनवाया जमा मस्जिद, जमा मस्जिद, और आगरा में बनवाया ताजमहल। आगरा से राजधानी लेकर दिल्ली जाने वाला राजा का नाम शाहजहां था। समझ में गया कि नहीं। जहांगीर न्याय के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था, न्याय के लिए। इसको सबसे ज्यादा रुचि थी चित्रकला में। सबसे बड़का आवारा शासक था जहांगीर, जिस लड़की को देखता था उसको पसंद कर लेता था। इसका दिल नहीं था, होटल था, डेली कोई ना कोई चलाता था। अगला देखिए, इस साइड ना होगा, देखिए भाई 34 हो गया, 35 देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। आगरा का किला किसने बनवाया था। भैया आगरा का किला बना था अकबर के समय, क्योंकि अकबर के समय राजधानी आगरा ही थी। ताजमहल किसने बनाए थे, शाहजहां ने बनवाए थे। पुराना किला कहाँ है, दिल्ली में, इसे किला कुहना कहते हैं, शेरशाह सूरी ने बनवाया था, शेरशाह सूरी ने। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। कौन सा ऑप्शन होगा इसका, ऑप्शन लगाएंगे इसको, ऑप्शन नंबर हो जाना चाहिए सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ लड़ते समय हो गई थी। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ लड़ते समय हुई थी, तो कालिंजर नहीं है, ये रहा कालिंजर। कालिंजर कहाँ पर है बबुआ, मध्य प्रदेश में है। कालिंजर का पुराना नाम कहेगा तो महोबा, महोबा कालिंजर। अब ये कालिंजर में इसकी मौत हो गई 1545 ईस्वी में। कैसे मौत हो गई, तो इस करमफोर था ये, कौन, शेरशाह सूरी। कहा जाता है कि इंसान की जब किस्मत खराब रहती है ना, तो ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है। वही हो गया किसके साथ, शेरशाह सूरी के साथ। शेरशाह सूरी ने कालिंजर जीतने के लिए कालिंजर के किला पर तोप से हमला किया। वो तोप का गोला गया एकदम कालिंजर के किला पर, और किला की दीवार से लड़ गया, और लड़ने के बाद वापस आ गया। ससुरा जब लड़ा न किला पे तब नहीं फटा, और जब वापस आया शेरशाह सूरी के पास तो गोदामे में फट गया, जहाँ बारूद का गोदाम था। ससुरा चितड़ा उड़ गया इसका, मर गया बेचारा। हद है भैया शेरशाह सूरी। समझ गया। जिस समय शेरशाह सूरी हमला कर रहा था ये मर गया, उसी समय अकबर जो था बहुत छोटा था, मैं 3 साल का था अकबर उस वक्त। अकबर के चाचा ने अकबर को तोप लटका दिया था किला के किनारे, और हुमायूं उस किला को तोड़ने के लिए तोप चला रहा था। सोचिए पूरी दीवार गिर गई, लेकिन एक भी तोप का गोला अकबर के ऊपर नहीं पड़ा। अकबर का नसीब बढ़िया था। शेरशाह सूरी दूसरे को मारा तो ऊपर चला आया, मर गया बेचारा शेरशाह सूरी। मरने के बाद इसे मध्य प्रदेश से कहाँ लाया गया, बिहार में। आंसर बताइएगा लोग, बिहार में इसका मकबरा कहाँ पर है। बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है। अनिल कुमार चैलेंजर, अनिल कुमार चैलेंजर कह रहे हैं, नामों गजब गजब रखता है, सब बिलायती नाम रख लिया है। अनिल कुमार चैलेंजर नाम है। वो अनिल कुमार चैलेंजर सर का कहना है कि सर आप बोल रहे हैं जहांगीर न्याय के लिए प्रसिद्ध था। कैसे बबुआ, जहांगीर अपने बेडरूम से बाहर एगो जंजीर लटकाया था, उस सोना का जंजीर था। कहा था कि अगर मेरे राज्य में किसी को अगर न्याय मिलने में तकलीफ हो तो जंजीर आके खटखटाना, हमारे बेडरूम में घंटी लगाए हिलने लगेगा, हम तुरंत दरवाजा खोल के आएंगे। क्या हुआ रे, तब बताना साहब बकरी चोरी कर लिया मेरा। समझ में गया। कोई ऐसा राजा अपने बेडरूम में घंटी लगवाएगा, हाँ। इसलिए वो न्याय के लिए प्रसिद्ध था। किसी को दिक्कत, आगे देखते हैं कितना नंबर होगा जी। शेरशाह सूरी हो गया। उस मराठा का नाम बताइए जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा था। ये तो सब लोग बता देंगे। बताइए उस मराठा का नाम जिसने औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा। आंसर दीजिए, जिसने औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा। शिवाजी। औरंगजेब से बहादुरी से कौन लड़े, शिवाजी। औरंगजेब से सबसे बहादुरी से लड़े। ये 1664 में सूरत को लूट लिए थे। किसे लूट लिए, सूरत को। और फिर 1670 में दोबारा लूट लिए। शिवाजी ने सूरत को कितनी बार लूटा था, 2 बार लूटा था। शिवाजी गोरिल्ला युद्ध पद्धति से बहुत बड़े माहिर थे।
अकबर कभी भी शिवाजी को हरा नहीं पाए थे। दक्षिण भारत में शिवाजी एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना चाहते थे, और रियलिटी में देखिए औरंगजेब ने भी क्या कहा है कि मैंने हिंदुओं पे जजिया इसीलिए लगाया कि मैं शिवाजी से तंग आ गया था। तो ये बताता है कि शिवाजी ने औरंगजेब का कितना बढ़िया से उपाय किए थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? शिवाजी को कभी भी औरंगजेब मतलब हरा नहीं पाया था, क्योंकि दक्षिण भारत की भूमि ऐसी थी, बीच में पहाड़ पड़ जाता था, यहाँ पर विंध्याचल, सतपुड़ा, अजंता, बीच बीच में नदियाँ पड़ जाती थी, नर्मदा, ताप्ती, ये दिल्ली से आता था तो उतना नहीं हमला कर पाता था। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? शिवाजी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कह रहा है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि से समाप्त हुआ था? इसका आंसर देंगे आप लोग। गुरिल्ला युद्ध पद्धति क्या होता है? छत्रपति शिवाजी। हाँ जय, चलिए सॉरी भाई, महाराष्ट्र के लोग हैं तो शिवाजी को छत्रपति शिवाजी बोला जाता है। चलिए, वो एक्चुअली पढ़ाई के टर्म्स में आदमी बोल देता है। हाँ चलिए, शिवाजी को ऐसे क्या कहते हैं? छत्रपति कहा जाता था उनका, छत्रपति शिवाजी महाराज। गुरिल्ला युद्ध क्या होता है? एक भाई साहब पूछ रहे हैं गुरिल्ला युद्ध क्या होता है। देखिए, गुरिल्ला युद्ध की एक पद्धति है जिसमें क्या किया जाता है कि कोई पहाड़ी एरिया के पीछे अपनी सैनिकों को छुपा दिया जाता है। ये पहाड़ी एरिया है, यहाँ खूब सारे सैनिक को छुपा दीजिए पहाड़ के बीच, और ये जो मेन लड़ाई का युद्ध है, यहाँ पे लड़ाई लड़िए। अब ये बहुत बड़ी फौज है और आप छोटी सी फौज है, तो इससे कैसे लड़िएगा? तो गुरिल्ला से। इसको लड़ते रहिए, धीरे धीरे पीछे भागते रहिए, अचानक मत भागिए, नहीं तो भाग जाएगा कि पीछे ले जा रहा है। लड़ते लड़ते धीरे 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 इधर घूमिए, भागते रहिए, और यहाँ आके इधर भागिए यहाँ पे, और जैसे भागेंगे तो आपके पीछे ये वाली फौज आएगी, इन फौज की इधर से तीर से लेके निशाना मार ससुरा कोच दे इसको। गुरिल्ला युद्ध पद्धति शिवाजी के समय यही होता था। पहाड़ में से निकल के कहाँ से मार देते थे सब, इसलिए शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहा गया। नाम सुने होंगे आप लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? 37 नंबर हो गया, आगे बढ़ जाए। यूपीएसआई के लिए क्या ये बैच है? बाबू बताइए आप। हाल जीएस अलग से थोड़ी होता है, सबके लिए फायदा करेगा। लाइव चलने के बाद ये क्लास वॉल्यूम में रहेगा? हाँ बाबू रहेगा। लाइव चलने के बाद वॉल्यूम में असाइन कर दिए हैं लोग ने? हाँ रहेगा। आप लोग ये क्या नाम है, इसको हार्ड कॉपी बनवा लीजिएगा, क्योंकि आज बहुत लड़कों के पास हार्ड कॉपी नहीं है, इसलिए कई लड़कों को प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, आज इस क्लास को इतना ही रहने देते हैं, 37 क्वेश्चन पे। कल हम इसको और ज़्यादा बता देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, क्योंकि आप लोग भी भाई ज़्यादा थक गए हैं, फर्स्ट क्लास ही है। आप लोग को भी कई लोगों हार्ड कॉपी ही नहीं लिए, तो वो लोग बुरा मान जाएंगे कि सर ज़्यादा करा देंगे, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करा देंगे। आप खुद सोचिए ना बहू, अब ध्यान से समझिए यहाँ पर खुद से, कि आप लोग इसमें जितने लड़के हैं, वो कुछ लड़कों ने 11 रुपये में बैच को परचेज किया था जब ऑफर था तब, और बाकी लड़कों ने 51 रुपये में परचेज किया था। आपको पता है कितने क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं? 500 से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे भाई। अब आप बोलो इससे मिनिमम पॉसिबल क्या है? और हम बहुत अजीब से हो गए कि 11 रुपये का कई लोगों ने मिसयूज समझने के करने लगे। तो ये आप ये 500 क्वेश्चन करेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि एग्जाम में आपको कोई नॉलेज नहीं आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए वो अलग बात है, लेकिन इसमें जितना ऑप्शन बताएं हम आपको,